अपना हाथ इस पत्थर पर रखो और अपनी किस्मत को जगाओ। जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में गूंजे, मेरी धड़कनें तेज हो गई। पूरे शहर की नजरें मुझ पर थीं। आखिर हो भी क्यों न, मेरा मेंटल पावर 130 था। एक ऐसा स्कोर जिसने मुझे जीनियस की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया था। मैंने गहरी सांस ली और अपना हाथ उस वेदी पर रख दिया। अचानक चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी किसी की चीख सुनाई दी, ये क्या है? क्या ये लेजेंडरी यूमिंग शिजे है? वो पौराणिक रक्षक? भीड़ में हलचल मच गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे भी एक पल के लिए लगा कि शायद मैंने इतिहास रच दिया है, लेकिन तभी एक ठंडी और कड़वी आवाज ने सारा सन्नाटा तोड़ दिया। नहीं, ये वो नहीं है। यूमिंग शिजे जैसी ताकत सिर्फ कहानियों में होती है। आसमान इतनी बड़ी शक्ति किसी को इतनी आसानी से नहीं देता। उस आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी। देखो इसे, ये सिर्फ एक साधारण नेक्रोमेंसर है, एक मामूली सा वुम्बलिंग फाशी। जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हंसी के फव्वारे छूटने लगे। जो लोग अभी तक मेरे सामने झुक रहे थे, वो अब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, ये वही जीनियस है न जिसकी तुलना चिन बुयाओ से की जाती थी। 130 का मेंटल पावर और मिला क्या, सबसे घटिया और मामूली प्रोफेशन। मेरे कानों में वो शब्द जहर की तरह घुल रहे थे। सो जिन पीछे हटो, अगला नंबर चिन बुयाओ। भीड़ का रुख पलक झपकते ही बदल गया। जैसे ही चिन बुयाओ आगे बढ़ी, पूरी जगह एक नीली रोशनी से भर गई। आसमान जैसे फटने को था। जांच करने वाले की आवाज कांप उठी, ये तो स्पेस वॉकर है, 3 इस रैंक का हिडन क्ला। हे भगवान, चिन बुयाओ तो सच में एक देवी निकली। नजारा ही बदल गया था। एक ही पल में हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क आ गया था। लोग कहने लगे कि एक ने आसमान छू लिया और दूसरा धूल में मिल गया। अगले महीने टियांडाओ एलायंस की भर्ती शुरू होने वाली है, किसी ने ताना मारते हुए कहा। चिन बुयाओ का सिलेक्शन तो पक्का है, पर उस एक्सजीनियस सुजिन का क्या? मुझे तो लगता है उसे वहाँ टॉयलेट साफ करने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। गुस्सा तो आ रहा था, पर मैंने खुद को संभाला। मन ही मन सोचा, ठीक है, मामूली प्रोफेशन ही सही, कम से कम ये कोई लाइफ स्किल वाला काम तो नहीं है। मेरे पास अभी भी लड़ने की ताकत है। अगर मैं मेहनत करूँ तो मौका अब भी हाथ से नहीं गया है। तभी भीड़ में से शियाओ शियाओ मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हमदर्दी और उत्साह था। सुजिन, चलो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। मैंने अभी अभी एक रेयर क्लास मैजिक मिरर हैंड को जगाया है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी लेवल को पार कर लेंगे। वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि पीछे से एक भारी और घमंडी आवाज आई, शियाओ शियाओ, रुक जाओ। इस कचरे जैसे इंसान से बात करके अपना वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? एक लड़का हमारे बीच आ खड़ा हुआ। उसकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और हिकारत थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है और मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। मेरे डैड ने सब पहले से ही अरेंज कर दिया है। बड़े बड़े हाई लेवल खिलाड़ी हमें लेवल अप करने में मदद करेंगे। लियांग शाओ की वो घमंडी आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने शियाओ शियाओ की तरफ देखा और बड़े रौब से बोला, यहाँ इस बेकार के इंसान के साथ वक्त बर्बाद मत करो। मुझे लगा था शियाओ शियाओ उसे मना कर देगी, लेकिन उसने अपनी नजरें फेर ली। वो बहुत ही ठंडे अंदाज में बोली, लूरान, लियांग शाओ ने मुझे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैंने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, तो फिर हमारे बीच जो था उसका क्या? उसने मेरी आंखों में झांका, पर वहाँ अब कोई अपनापन नहीं था। ब्रेकअप और क्या? लूरान, अब हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। मेरा प्रोफेशन रेयर है और तुम्हारा सिर्फ एक मामूली कॉमन क्लास। मैं अपना शानदार भविष्य तुम्हारे जैसे इंसान के भरोसे बर्बाद नहीं कर सकती। वो मुड़ी और लियांग शाओ के साथ चलने लगी। जाते जाते लियांग शाओ ने पीछे मुड़कर जहरीली हंसी के साथ मुझ पर आखिरी बार किया, लूरान, जाओ और अपनी उन टूटी फूटी हड्डियों यानी अपने उन कंकालों के साथ खेलो। और हाँ, कहीं दुखी होकर अपनी ही उन हड्डियों के साथ कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना। हाँ, उनकी हंसी की आवाज दूर होती गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे लगा था कि मैं उसे सबसे बेहतर जानता हूँ, पर आज समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में था। ये सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह गया था। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। शुरुआती विशेषता प्राप्त हुई, तियांशी प्रीसेप्ट्स प्रभाव, सभी स्किल्स का कोई कूलडाउन नहीं होगा। क्या? मेरी धड़कनें रुक सी गई। मैंने फिर से पढ़ा, सभी स्किल्स बिना किसी कूलडाउन के। एक यानी नेक्रोमेंसर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसके जादुई मंत्रों को दोबारा इस्तेमाल करने में बहुत समय लगता है। लेकिन इस पावर के साथ इसका मतलब था कि मैं जितनी चाहूँ उतनी बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ जितनी चाहूँ उतनी मौतों की फौज खड़ी कर सकता हूँ। अगर मैं अपना लेवल बढ़ा लूँ तो मैं बिना रुके हजारों गोस्ट नाइट्स को बुला सकता हूँ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये ताकत तो उस पौराणिक यूमिंग शिजे से भी कहीं ज्यादा खतरनाक
हो सकती है। अब मेरा रास्ता साफ था। मेरा अगला ठिकाना था न्यूबी ट्रायल फील्ड। मुझे पता था वहाँ का लेवल बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ दुश्मनों की भीड़ भी उतनी ही ज्यादा है। जितनी ज्यादा मौतें उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस। बस एक बात का डर था, इस दुनिया में रिस्पॉन या दोबारा जिंदा होने जैसा कोई सिस्टम नहीं है। एक गलती और खेल खत्म। पर अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, सिर्फ जीतने के लिए पूरा आसमान बाकी था। यहाँ चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। न्यूबी ट्रायल फील्ड के इस हिस्से में एक भी नया खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा था। सब जानते थे कि अगर एक बार इन मॉन्स्टर्स की रेंज में आ गए तो ये झुंड बनाकर हमला करेंगे और यहाँ मरने का मतलब था हमेशा के लिए खत्म हो जाना। पर मेरे लिए ये मौत का मैदान नहीं बल्कि मेरी तरक्की का जरिया था। मैंने अपना हाथ हवा में लहराया और ठंडी आवाज में कहा, बाहर आओ मेरे वफादार सिपाही। पलक झपकते ही जमीन फटी और मेरे कंकाल योद्धा बाहर निकलने लगे। अगर कोई आम नेक्रोमेंसर होता तो उसे एक पीटी स्पाइडर को हराने के लिए कम से कम 4 कंकालों की जरूरत पड़ती, और यहाँ मेरे सामने 8 बड़ी बड़ी जहरीली मकड़ियाँ खड़ी थीं। लेकिन उन लोगों को कौन समझाए कि मैं कोई आम नेक्रोमेंसर नहीं हूँ। किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 या 4 कंकाल होंगे? नो कूलडाउन की वजह से मैंने उनकी एक पूरी फौज खड़ी कर दी। पूरी ताकत के साथ हमला करो, एक एक करके सबको खत्म कर दो। मेरे कंकाल पागलों की तरह उन मकड़ियों पर टूट पड़े। जैसे ही एक मकड़ी मरी, सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपका लेवल बढ़ गया है। अब आप लेवल 1 पर हैं। लेवल बढ़ते ही मेरी जादुई ताकत यानी मेरा मैना फिर से पूरा भर गया। ये तो कमाल हो गया। लेवल अप होते ही मैना रिफिल हो जाना और ऊपर से मेरा नो कूलडाउन वाला वरदान। ये सिस्टम तो जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बना था। मैदान में लाशों का ढेर लगने लगा। मैं बस खड़ा होकर देख रहा था और मेरा लेवल बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा था। बधाई हो, आप लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। आपने एक नया स्किल सीखा है, शिबाओ यानी कॉर्प्स एक्सप्लोजन। जैसे ही मैंने इस नए स्किल की डिटेल्स पढ़ी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिबाओ की मदद से मैं अपने कंट्रोल में मौजूद किसी भी कंकाल को एक जबरदस्त धमाके के साथ फाड़ सकता था। ये धमाका 2 मीटर के दायरे में मौजूद हर दुश्मन को 300% जादुई नुकसान पहुंचाएगा। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अब ये सिर्फ कंकाल नहीं थे, ये चलते फिरते रिमोट कंट्रोल बम थे। मैंने एक कंकाल को मकड़ियों के झुंड के बीच भेजा और चिल्लाया, फट जाओ। एक जबरदस्त धमाका हुआ और उन मकड़ियों के परखच्चे उड़ गए। भाई साहब, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार था। तभी सिस्टम ने एक और धमाका किया। मेरा एक नया ट्रेक यानी विशेषता अनलॉक हुई थी। मैंने तुरंत अपना पैनल खोला। नई विशेषता डैमेज ट्रांसफर। असर, आपको लगने वाला 100% नुकसान अब आपके द्वारा बुलाए गए कंकालों पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये पढ़कर मेरा दिमाग चकरा गया। इसका मतलब अब मुझे कोई छू भी नहीं सकता। अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मुझे डर तक नहीं होगा। सारा नुकसान मेरे कंकाल सहेंगे। अब मैं न सिर्फ सबसे बड़ा हमलावर था बल्कि अमर भी हो चुका था। सच में अब मेरा मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। एक नेक्रोमेंसर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना शरीर होता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि कोई भी शिकारी आपको पल भर में ढेर कर सकता है। लेकिन अब मेरे पास डैमेज ट्रांसफर जैसा गॉड लेवल स्किल था। जब तक मेरा एक भी कंकाल सिपाही मैदान में खड़ा है, मुझे मारना नामुमकिन है। अब मैं सच में अजय बन चुका था। ट्रायल फील्ड से बाहर निकलते ही ताजी हवा ने मेरा स्वागत किया। आज की मेहनत सच में रंग लाई थी। मेरा बैग कीमती सामान से भरा हुआ था। तभी अचानक मेरे पेट ने शोर मचाया। लेवलिंग के चक्कर में मैं खाना खाना तो भूल ही गया था। मैंने सोचा चलो पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलकर पेट पूजा करते हैं। पर मेरी किस्मत देखिए, बाहर निकलते ही मेरा सामना उन्हीं चेहरों से हुआ जिन्हें मैं दोबारा नहीं देखना चाहता था। ओह चिन बुयाओ, देखो ये रहा हमारा महान जीनियस लूरान लिएंग शाओ की आवाज में वही पुराना जहर था। वो मुझे सिर से पैर तक देखते हुए ठहाका लगाकर बोला, क्यों भाई, डंजन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई क्या? तो अब यहाँ भीख मांगने का इरादा है? आहा, उसका घमंड 7वें आसमान पर था। वो अपनी चमकती हुई नीली एक्सीलेंट ग्रेड की तलवार और गियर को ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। शियाओ शियाओ भी उसके पीछे खड़ी होकर मुझे हिकारत से देख रही थी। लूरान, जरा लिएंग शाओ को देखो, शियाओ शियाओ ने इखलाते हुए कहा। इन्होंने मेरे लिए जो जादुई गाउन खरीदा है उसकी कीमत तुम्हारी सोच से भी बाहर है। तुम तो शायद इसे छूने की औकात भी नहीं रखते। हमें बाहर आए अभी 2 घंटे ही हुए हैं और हम दोनों लेवल 3 के करीब पहुंच गए हैं। तुम्हारा क्या, अभी भी लेवल 1 पर ही अटके हुए हो ना? मैं बस उन्हें देख रहा था। मन ही मन हंसी आ रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं लेवल 5 पार कर चुका हूँ। मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, बेकार। कचरा, क्या कहा तुमने? लिएंग शाओ चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी ये हिम्मत, आज तो मैं तुझे। वो मेरी तरफ झपटा ही था कि अचानक हवा में एक बिजली सी कौंधी। धपाक, एक जोरदार लात लिएंग शाओ के पेट पर पड़ी और वो कई फुट पीछे जा गिरा। सबकी सांसें थम गईं। सामने चिन बुयाओ खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। चिन बुयाओ, लिएंग शाओ कराते हुए
बोला, लूरान भले ही एक नेक्रोमेंसर है, लेकिन तुम क्या हो? सिर्फ एक मामूली बरसरकर। चिन बुयाओ की आवाज पूरी जगह गूंज उठी। इतना घमंड किस बात का है? अपनी औकात में रहो वरना अगली बार इससे बुरा होगा। लिएंग शाओ के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो अपमान का घूंट पीकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब मेरे लिए और भी ज्यादा नफरत भर चुकी थी। लिएंग शाओ धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ और अपनी टीम के साथ वहाँ से निकलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अपनी जहरीली नजरों से मुझे घूरा। तू बस एक बार अकेले मिल जाना लूरान, फिर तुझे मैं देख लूंगा। अकेले? मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, बेटा जब मैं अकेले हूँगा तब मेरे पास सैकड़ों कंकालों की वो फौज होगी जो तुझे हड्डियों के चूरे तक नहीं छोड़ेगी। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू किससे पंगा ले रहा है। तभी चिन बुयाओ मेरे करीब आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो तुमने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ईमानदारी से कहा। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। तुमने भी कभी मेरी मदद की थी तो समझो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। वैसे हम लोग शहर के बाहर लेवलिंग करने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? हमारी टीम के साथ तुम्हारा लेवल बहुत जल्दी बढ़ेगा। उसका इरादा नेक था, पर मुझे अपनी सीमाओं का पता था। चिन बुयाओ और उसकी टीम का लेवल बहुत हाई था। अगर मैं उनके साथ जाता तो लेवल के बड़े अंतर की वजह से मुझे मिलने वाले एक्सपीरियंस यानी एक्सपी पर भारी पेनाल्टी लगती। भले ही वहाँ जान का खतरा कम होता, पर लेवल बढ़ाने की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती। और अब जब मेरे पास अनंत कूलडाउन जैसा जादुई हथियार था तो अकेले ही शिकार करना मेरे लिए सबसे तेज और फायदेमंद रास्ता था। नहीं शुक्रिया, मैं अभी कुछ खाने का मन बना रहा हूँ, मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया। उसने मुझे खाना खिलाने और यहाँ तक कि गियर्स यानी दिलाने की भी पेशकश की, पर मैंने हर चीज के लिए मना कर दिया। अब मुझे किसी के टुकड़ों की जरूरत नहीं थी। शहर से दूर मेरा अगला निशाना था शुआंगलांग वैली। गुफा के अंदर घुसते ही मुझे भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ 150 से ज्यादा खूंखार भेड़िए और उनका एक महाशक्तिशाली डायमंड बॉस रहता था। अपनी थ्योरी क्लास में जो कुछ पढ़ा था आज उसे हकीकत में परखने का वक्त आ गया था। मैंने हाथ हवा में उठाया और आदेश दिया, जाओ चीरफाड़ शुरू करो। मेरी कंकाल फौज पागलों की तरह उन भेड़ियों पर टूट पड़ी। नजारा कमाल का था। कंकाल अपना काम कर रहे थे और मैं किसी राजा की तरह आराम से टहलता हुआ जमीन पर गिरे हुए सोने के सिक्के और गियर्स बटोर रहा था। अचानक गुफा के अंधेरे से 20 एलीट भेड़िए मुझ पर झपटे। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे, अब शिबाओ यानी मेरे धमाकों का जलवा देखो। एक के बाद एक धमाके हुए और गुफा की दीवारें भेड़ियों के मांस के चित्रों से लाल हो गयी। उनमें से एक शानदार आर्मर गिरा जिसने मेरी ताकत को 13 पॉइंट्स से बढ़ा दिया। अब इसका मतलब था कि मैं 20 और ज्यादा कंकाल बुला सकता था। मेरी फौज बड़ी होती जा रही थी। गुफा के आखिरी छोर पर मेरा सामना उस भीमकाय डायमंड बॉस से हुआ। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं, पर मेरी फौज ने उसे संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। जैसे ही वो ढेर हुआ, एक तेज बैंगनी रोशनी पूरी गुफा में फैल गई। ये क्या है? पर्पल ग्रेड का शुआंगलांग वांड। मेरी आंखें फटी की फटी रह गयी। इस डंडे के गिरने की संभावना 0.1% से भी कम थी। ये किसी खजाने से कम नहीं था। महज 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक लेवल 5 के नेक्रोमेंसर ने पूरी शुआंगलांग वैली को साफ कर दिया था। अगर बाहर किसी को इस बारे में पता चला तो पूरे टियानडाओ एलायंस में हड़कंप मच जाएगा। पर मुझे पता था ये तो बस मेरी जीत की पहली सीढ़ी थी। रुको, क्या वो शुआंगलांग आर्मर और शुआंगलांग वांड है? मेरे पीछे से आती हुई उन हैरान आवाजों ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनकी फटी हुई आंखों में साफ दिख रहा था कि उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ 20 मिनट। जिस डंजन को अच्छे खासे योद्धा घंटों में पार नहीं कर पाते, उसे मैंने महज 20 मिनट में खत्म कर दिया था। और तो और मैंने वो दुर्लभ पर्पल ग्रेड का शुआंगलांग वांड भी हासिल कर लिया था। एक वक्त था जब 130 मेंटल पावर होने के बावजूद मुझे नेक्रोमेंसर जैसा मामूली क्लास मिलने पर पूरी दुनिया मुझ पर हंस रही थी। उन्हें लगा था कि मैं अब एक मजाक बनकर रह गया हूँ, पर आज उन लोगों को समझ आ रहा था कि असली मजाक मैं नहीं बल्कि वो खुद है। 130 का मेंटल पावर कोई मामूली चीज नहीं होती, चाहे क्लास कोई भी हो। टैलेंट कभी छिपता नहीं है, खासकर वो वांग इचियाओ जिसे मैं शियाओ शियाओ समझता था। थोड़े से लालच के लिए उसने मुझे छोड़ दिया और लिएंग शाओ जैसे बदतमीज लड़के की बाहों में जा गिरी। कितनी बड़ी बेवकूफ है वो, उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसने क्या खो दिया है। खैर, मुझे इन सब बातों के लिए वक्त बर्बाद नहीं करना था। मैंने अपना इन्वेंट्री चेक किया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1700 से ज्यादा सोने के सिक्के, 37 ग्रीन गेट्स
18 ब्लू गेस और इन सबसे बढ़कर एक पर्पल ग्रेड का खंजर जिसे वान यानचिया यानी हजारों आंखों वाला कौआ कहा जाता था। ये हत्यारों यानी कसाई क्लास के लिए बेहतरीन हथियार था। इसके अलावा मुझे लेवल 10 का एक रिफ्ट चैलेंज कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। मैंने सोचा जो गियर्स मेरे काम के नहीं है उन्हें ट्रेडिंग हाउस ले जाकर गोल्ड में बदल देना ही समझदारी होगी। जब मैं ब्लैक फायर सिटी की सड़कों पर पहुंचा तो नजारा हमेशा जैसा ही था। हर साल की तरह इस बार भी नए खिलाड़ियों का एक झुंड सफेद रंग के मामूली गियर्स पहनकर ऐसे घूम रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। उनकी ये नादानी देखकर मुझे बस हंसी आ रही थी। तभी मेरी नजर एक रईस और ताकतवर दिखने वाले आदमी पर पड़ी जो अपनी बेटी याओ याओ से बात कर रहा था। याओ याओ, अब तुम्हारा लेवल क्या है? उस आदमी ने बड़े गर्व से पूछा। डैड, मैं लेवल 5 पर पहुंच गई हूँ, याओ याओ ने जवाब दिया। उसके पिता की आंखें चमक उठी। शानदार, जैसा कि मुझे उम्मीद थी मेरी बेटी से। इस रफ्तार के साथ तो तुम ब्लैक फायर सिटी के इस बैच की नंबर 1 खिलाड़ी बन जाओगी। याओ याओ थोड़ी हिचकिचाई। नंबर 1 कहना मुश्किल है डैड, पर शायद मैं पहले पायदान पर न रहूं। उसके पिता थोड़ा चौंक गए। इतना कम आत्मविश्वास। याओ याओ, याद रखो तुम्हारे पिता टियानडाओ एलायंस की ब्लैक फायर सिटी ब्रांच के एक बड़े अधिकारी हैं। तुम्हें हार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उन्हें क्या पता था कि शहर की गलियों में एक ऐसा नेक्रोमेंसर घूम रहा है जिसने नंबर 1 होने की परिभाषा ही बदल दी है। याओ याओ के पिता की आवाज में वही पुराना रसूख झलक रहा था। तुम्हारी अपनी प्रतिभा और हमारे परिवार के इतने सारे संसाधनों के होते हुए तुम्हें कौन हरा सकता है? शहर के चौक पर धीरे धीरे सारे नए खिलाड़ी जमा हो रहे थे। चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, लेवलिंग। यार तुम्हारा लेवल कितना हुआ? भीड़ में से एक लड़के ने थके हुए स्वर में पूछा। मैं तो कल पूरी रात 3 के साथ लड़ता रहा, तब जाकर कहीं लेवल 3 तक पहुंच पाया हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नंबर 1 पर कौन होगा, दूसरे ने जवाब दिया। इसमें सोचने वाली क्या बात है? किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा। अरे नंबर 1 तो अपनी चिन बुयाओ ही होगी न। 3 एस हिडन क्लास और इतना भयानक मेंटल पावर, उसका मुकाबला कौन कर सकता है? मैं चुपचाप किनारे खड़ा इन सब की बातें सुन रहा था। तभी मुझे वो चुभती हुई आवाज सुनाई दी जो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। लिएंग शाओ, तुम सबके सामने ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता। वांग इचियाओ अपनी झूठी मासूमियत दिखाते हुए कह रही थी, पर उसके चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान साफ दिख रही थी। लिएंग शाओ ने जोरदार ठहाका लगाया। क्यों न करूं? सुना है लूरान ने 3 साल तक वांग इचियाओ का पीछा किया, पर उसे इसका हाथ पकड़ना तक नसीब नहीं हुआ। अब ये सब देखकर बेचारी को बुरा तो लगेगा न। उसके चमचों ने भी हंसना शुरू कर दिया। अरे लिएंग शाओ, इतनी बेइज्जती मत करो। बेचारे को वैसे ही एक घटिया सा कॉमन क्लास मिला है, ऊपर से तुम उसके जले पर नमक छिड़क रहे हो। 130 मेंटल पावर होने के बाद भी क्या फायदा? लिएंग शाओ मेरे करीब आया। उसकी आंखों में वो पुराना घमंड और नीचता थी। देखा लूरान, जिस लड़की के पीछे तू 3 साल तक दुम हिलाता रहा, वो अब मेरे इशारों पर नाचती है और तू कुछ बोलेगा नहीं? गूंगा हो गया है क्या? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर मुझे बस घिन आ रही थी। अरे बोल न लूरान, तेरा लेवल क्या है? बता, ताकि हम सब थोड़ा और हंस सके। लिएंग शाओ ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहा। मैं लेवल 4 पर हूँ और जल्द ही लेवल 5 पर पहुँचने वाला हूँ। इचियाओ भी लेवल 4 पर है और तू लेवल 2 तक भी पहुँचा है या नहीं? मैं बस उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया और खुद से कहा 2 1। तभी मंच से एक भारी आवाज गूंजी। शांति बनाए रखें। सबकी आवाजें अचानक बंद हो गईं और पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। मंच पर खड़े अधिकारी ने अपना गला साफ किया। हर साल की तरह अब मैं इस बैच की लेवल रैंकिंग लिस्ट जारी करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इतने समय में आप सबको अपने अपने क्लास और प्रोफेशन की समझ आ गई होगी, लेकिन याद रहे, चाहे आप फाइटर क्लास हो या सपोर्ट क्लास, सबकी नजरें उस बड़ी स्क्रीन पर टिक गई। लिएंग शाओ का सीना अभी भी चौड़ा था, पर मुझे पता था कुछ ही सेकंड्स में उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। मंच पर खड़े अधिकारी की आवाज गूंज रही थी। चाहे आप डिफेंस क्लास हो या लाइफ स्किल वाले, ये प्रोफेशन आपके साथ जीवन भर रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस लिस्ट को देखकर निराश न हो। आखिर ये तो बस पहला दिन है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन लिएंग शाओ जैसे लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही स्क्रीन पर टॉप 30 की लिस्ट चमकने लगी, वो खुशी से उछल पड़ा। 22वां नंबर, लेवल 4 बरसरकर लिएंग शाओ, वो चिल्लाया और फिर मेरी तरफ मुड़कर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, देख लिया लूरान, पहले ही दिन मैं पूरे स्कूल में 22वें नंबर पर हूँ। इचियाओ भी मेरे साथ ही है और तू तो इस लिस्ट में नाम होने के लायक भी नहीं है, कचरा। कहा गया तेरा वो 130 का मेंटल पावर। मैं चुप रहा। मेरी खामोशी उसे और बढ़ावा दे रही थी। उधर लिस्ट ऊपर खिसकती जा रही थी। 8वें नंबर पर एक लेवल 5 का खिलाड़ी था। मंच पर बैठे प्रिंसिपल जियांग ने पास खड़े अधिकारी से धीरे से कहा, इस बार के छात्रों की काबिलियत सच में काबिल तारीफ
तारीफ है। पहले ही दिन 8 खिलाड़ी लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। मुझे याद है पिछले साल पहले दिन सिर्फ 6 लोग ही यहाँ तक पहुँच पाए थे। भीड़ में तनाव बढ़ता जा रहा था। अब सबकी नजरें टॉप 3 पर थी। अचानक पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई। स्क्रीन पर दूसरा नाम चमक रहा था। दूसरा नंबर लेवल 5 स्पेस वॉकर चिन बुयाओ। भीड़ में जैसे बम फट गया हो। क्या ये कैसे हो सकता है? चिन बुयाओ देवी दूसरे नंबर पर। वो एक 3 एस हिडन क्लास है। उसका मेंटल पावर आसमान छूता है, फिर भी वो नंबर 1 नहीं है। ये क्या मजाक है? प्रिंसिपल जियांग और बाकी अधिकारी भी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। अगर चिन बुयाओ जैसी जीनियस नंबर 2 पर थी तो इसका मतलब था कि नंबर 1 पर कोई और ही दानव बैठा था। लोगों को लगा कि शायद कोई और हिडन क्लास या रेयर क्लास सामने आने वाला है, लेकिन जैसे ही पहले नंबर का खुलासा हुआ किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। पहला नंबर लेवल 8 नेक्रोमेंसर लूरान। लेवल 8 लूरान, ये वही है न जिसे सब मामूली नेक्रोमेंसर कह रहे थे। भाई ये नामुमकिन है। कोई पहले दिन लेवल 8 तक कैसे पहुंच सकता है? ये तो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ब्लैक फायर सिटी के इतिहास में आज तक किसी ने पहले दिन लेवल 6 भी पार नहीं किया था और मैंने सीधा लेवल 8 पर पहुंचकर हड़कंप मचा दिया था। लिएंग शाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो जिस कचरे का मजाक उड़ा रहा था वो अब पूरे शहर का सबसे बड़ा तूफान बन चुका था। पूरे मैदान में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे किसी ने सबकी जुबान काट ली हो। लेवल 7 पर तो कोई एक खिलाड़ी भी नहीं पहुंच पाया था और मैं सीधा लेवल 8 पर था। सबकी फटी हुई आंखें बस मेरी तरफ जमी थीं। तभी भीड़ को चीरते हुए चिन बुयाओ मेरे पास आई। उसकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। बधाई हो लूरा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी लेवल अप कर लोगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये कैसे? उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने उसे टोक दिया। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा और वही शब्द दोहराए जो उसने मुझसे पहले कहे थे। बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। सच तो यही है कि हम दोनों अब 2 अलग दुनिया के लोग हैं, है ना? मेरा ये जवाब सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं दूसरी तरफ लिएंग शाओ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये नामुमकिन है। लेवल 8 तक पहुँचने के लिए जितना एक्सपीरियंस चाहिए वो लेवल 1 से 7 तक के कुल जोड़ से भी कहीं ज्यादा है। एक घटिया नेक्रोमेंसर जैसा मामूली क्लास ये कभी नहीं कर सकता। जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने उसकी तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान दी। लिएंग शाओ, परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी रैंकिंग भी तो काफी अच्छी है। आखिर बहुत से छात्रों को तो इस लिस्ट में जगह तक नहीं मिली। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। बस मुझसे थोड़ा सा जरा सा पीछे रह गए हो। मेहनत करते रहो, शायद कभी मेरे करीब पहुंच सको। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से कांपने लगा, पर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मंच पर खड़े अधिकारी ने माहौल को भांपते हुए सभा खत्म करने का ऐलान किया। ठीक है, समय हो चुका है। अगर किसी छात्र को कोई उलझन है तो वो अपने क्लास टीचर से बात कर सकता है। मीटिंग खत्म। जैसे ही मैं वहाँ से मुड़ा पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। लूरान, ये वांग इचियाओ थी। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसके चेहरे पर अब वो पुराना घमंड नहीं बल्कि पछतावा दिख रहा था। लूरान, मुझे माफ कर दो। कल मैंने जो भी कहा वो मेरी गलती थी। मैंने बिना रुके अपनी चाल जारी रखी। कुछ काम है क्या? तुम लेवलिंग के लिए जा रहे हो? उसने बड़ी उम्मीद से पूछा। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ बहुत तेजी से लेवल बढ़ता है। क्यों न हम दोनों टीम बना लें और साथ चले? मैं रुक गया और उसकी तरफ मुड़कर एक जहरीली हंसी हंसा। क्यों? तुम्हारा वो अमीर राजकुमार लिएंग शाओ तुम्हारे साथ नहीं है क्या? और वैसे भी मैं तो बस एक मामूली सा नेक्रोमेंसर हूँ। तुम्हारे जैसे रेयर क्लास मैजिक स्वॉर्ड्समैन के साथ मेरी जोड़ी कहाँ जमेगी? अपना रास्ता नापो इचिया। वो वहीं खड़ी रह गई और मैं बिना पीछे मुड़े अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा। वांग इचियाओ मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आवाज में वो बनावटी मिठास थी जिससे मुझे अब नफरत होने लगी थी। तुम अभी भी मुझसे नाराज होना? लूरान, यकीन मानो लिएंग शाओ के साथ मेरा वो सब सीरियस नहीं था। मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखें नम थीं जैसे वो कितनी बड़ी शिकार हो। चलो ना, तुम्हारे घर चलते हैं। हम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं। हम फिर से साथ आ सकते हैं। मैंने अपना हाथ झटक दिया। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, ये औरत सच में एक लाइलाज और गिरी हुई इंसान है। कल तक मैं इसके लिए कचरा था और आज जब मैं नंबर 1 बन गया तो इसे अपना पुराना प्यार याद आ गया। इचियाओ, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक शांत और दमदार आवाज आई। लूरान, चले, हमें डंजन के लिए निकलना चाहिए। ये चिन बुयाओ थी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ चलकर मेरे पास आई। उसने वांग इचियाओ की तरफ एक नजर तक नहीं डाली, जैसे वो वहाँ मौजूद ही न हो। कल मुझे एक लेवल 10 का रिफ्ट चैलेंज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे? मैंने एक पल के लिए चिन बुयाओ को देखा और फिर इचियाओ की तरफ मुड़कर एक फीकी मुस्कान दी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। चिन बुयाओ ने अब इचियाओ की तरफ रुख किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुभन थी। अरे ये तो वांग इचियाओ है ना?
क्या हुआ? तुम्हारे वो रईस लिएंग शाओ तुम्हें अपने साथ नहीं ले गए? इचियाओ का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो हकलाते हुए बोली, वो बस अभी टॉयलेट गए हैं, अभी वापस आते ही होंगे। मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो, पर मुझे पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर लिएंग शाओ भागता हुआ अपने बाप, जो कि टियानडाओ एलायंस का एक बड़ा अधिकारी था, के पास पहुंचा। पिताजी, ये सच है, वो लूरान, वो कचरा सच में पहले नंबर पर आ गया है। लिएंग शाओ हाफते हुए बोला। उसके पिता बूढ़े लिएंग के चेहरे पर गहरी चिंता और नफरत के भाव थे। पिछले कई सालों से चिन बुयाओ के पिता टियानडाओ एलायंस में मुझसे आगे रहे हैं। उन्होंने कभी मेरे लिएंग परिवार को अपनी बराबरी का नहीं समझा, और अब उसकी बेटी चिन बुयाओ इस लूरान के करीब जा रही है। ये तो बहुत बुरा है। पिताजी, क्या चिन परिवार लूरान को अपनी तरफ खींचना चाहता है? लिएंग शाओ ने पूछा। बूढ़े लिएंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। चिन ये जैसा चतुर शिकारी एक मामूली नेक्रोमेंसर के पीछे नहीं भागेगा। उसकी नजर लूरान पर नहीं, बल्कि लूरान के पास मौजूद उस जादुई चीज पर है, जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा है। अगर चिन परिवार को वो इक्विपमेंट मिल गया, तो वो एलायंस में इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हमें पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए शाओयू। हमें वो चीज हासिल करनी होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुझे उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि शहर की ऊंची दीवारों के पीछे मेरे लिए मौत का जाल बुना जा रहा था। लिएंग परिवार के लिए मेरा नंबर 1 आना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक खतरा था। उन्हें डर था कि अगर मैं चिन परिवार के साथ मिल गया, तो उनकी सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लिएंग शाओ के पिता ने ठंडे दिमाग से एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने दूसरे बेटे लिएंग के मंझले भाई को आदेश दिया, जाओ और उसे खत्म कर दो। वो जादुई इक्विपमेंट हर हाल में हमारे पास होना चाहिए। लिएंग शाओ की नीचता की कोई हद नहीं थी। वो गिड़गिड़ाने लगा कि उसे भी साथ जाना है, ताकि वो अपनी आंखों से मुझे मरते हुए देख सके। उसके बाप ने उसे एक छिपाने वाला लबादा दिया और सख्त हिदायत दी कि अपनी पहचान कभी उजागर मत करना, वरना ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। वो पागल होकर हंस रहा था, जैसे उसकी जीत तय हो। उधर मैं और चिन बुयाओ शहर की सरहदों को पार कर काफी दूर निकल आए थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। हम हुआन वांग दाई यानी लेवल 13 की मायावी राजा तितियों के इलाके में पहुंच चुके थे। चिन बुयाओ के कदम डगमगाने लगे। उसने सहमकर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, लूरान, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हमें सच में और आगे जाना चाहिए? यहाँ से आगे बढ़ना मौत को दावत देने जैसा है। मेरी नजरों के सामने सिर्फ मेरी मंजिल थी। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं जानता हूँ ये खतरनाक है, पर घबराओ मत। हमारे रिफ्ट चैलेंज का ठिकाना यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। मुझे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे शिकारी घात लगाए बैठे थे। लिएंग का मंझला भाई और उसके प्रोफेशन हत्यारे हमें देख रहे थे। वो अपनी किस्मत पर खुश थे। क्या बात है, मुझे लगा था कि शहर के गेट के पास या 5 लेवल के डंजन में इसे मारना मुश्किल होगा, पर ये दोनों बेवकूफ तो खुद चलकर मौत के मुंह में आ गए। शहर से इतनी दूर, यहाँ इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। जैसे ही हम एक खुले मैदान में पहुँचे, अचानक हवा का रुख बदल गया। हत्यारों ने हमें घेरना शुरू कर दिया। उनके चेहरे नकाबों के पीछे छिपे थे, पर उनकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ थी। लिएंग शाओ उस जादुई लबादे के पीछे से मुझे देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, लूरान, अब तेरा खेल खत्म। आज तेरी मौत का दिन है। हवा में मौत की गंध थी। उन नकाबपोशों की नजरों में मेरे लिए कोई रहम नहीं था। उनका लीडर लाओ एर बड़े घमंड से मेरी तरफ बढ़ रहा था। लिएंग शाओ कहीं पीछे छिपा ये सब देख रहा होगा और मेरी बेबसी पर हंस रहा होगा। मैंने गहरी सांस ली और बिल्कुल शांत आवाज में पूछा, भाइयों, हमारी तो आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मुझे मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों? कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरी खता क्या है, ताकि मैं चैन से मर सकूं। लाओ एर रुक गया और एक ठंडी हंसी हंसा। तुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे लिएंग परिवार को तुम्हारी उस खास चीज में बहुत दिलचस्पी है, जिसकी वजह से तुम इतनी तेजी से लेवल अप कर रहे हो। बस इसीलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। लिएंग परिवार और मेरी चीज। मेरे पास पर्पल ग्रेड का शुआंग लांग वांड जरूर था, पर वो लेवल 5 का है। लिएंग परिवार का मुखिया खुद एक हाई लेवल योद्धा है और टियानडाओ एलायंस का मेंबर भी। वो इस मामूली चीज के लिए हाथ गंदे नहीं करेगा। मेरे पास मौजूद नीले और हरे गियर्स की तो कोई कीमत ही नहीं है। इसका मतलब वो किसी ऐसी शक्ति के पीछे हैं जिसका वजूद ही नहीं है। ओए लड़के, हमारे लाओ एर तुझसे बात कर रहे हैं और तू कहीं और खोया हुआ है। एक हत्यारा चिल्लाया और अपनी तलवार लेकर मेरी तरफ झपटा। मरने के लिए तैयार हो जा। तभी
तभी चिन बुयाओ ने घबराकर अपना कम्युनिकेटर निकालने की कोशिश की। वो किसी को मैसेज भेजना चाहती थी, पर लाओ एर की नजर तेज थी। उसने अपनी कटार उसकी गर्दन की तरफ तान दी। लड़की, अगर दोबारा उस कम्युनिकेटर को छुआ तो तेरा सिर धड़ से अलग करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लाओ एर की आवाज में दरिंदगी थी। चिन बुयाओ रुकी नहीं, उसने अपनी आंखें तान कर कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे पिता टियानडाओ एलायंस के बड़े अधिकारी चिन लिए हैं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरा परिवार तुम्हारे पूरे लिएंग खानदान को मिट्टी में मिला देगा। क्या तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो? एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। हत्यारों के हाथ ठिठक गए। चिन लिए का नाम ही काफी था। क्या? चिन लिए की बेटी? चिन बुयाओ एक हत्यारा हकलाया। लाओ एर की आंखें नकाब के पीछे से चमक उठी। उसने अपनी टीम की तरफ देखा और फिर बड़े क्रूर अंदाज में बोला, चिन लिए की बेटी है तो क्या हुआ? अगर हम इन दोनों को मारकर यहीं दफना दें तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये शहर से दूर एक सुनसान इलाका है, यहाँ सबूत मिटाना बहुत आसान है। मार दो इन दोनों को। मामला अब हाथ से निकल रहा था। मैंने देखा कि वो लोग सच में हमला करने वाले हैं। जरा रुको, मैं जोर से चिल्लाया। मरने से पहले मेरी एक आखिरी बात तो सुन लो। माना कि ये सुनसान जगह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। अगर कोई यहाँ से गुजरा और उसने तुम लोगों को ये सब करते देख लिया तो तुम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और वैसे भी मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने वक्त बचाने के लिए ये दांव खेला था, पर अंदर ही अंदर मैं अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। मैंने मौत के उन प्यादों की आंखों में चमक देखी। उन्हें लगा था कि मैं डर के मारे घुटने टेक रहा हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं उनके लिए एक ऐसी कब्र खोद रहा था जहाँ से वो चाहकर भी नहीं निकल सकते थे। देखो, मैंने लाओ एर की आंखों में देखते हुए कहा, चिन बुयाओ जैसी बड़ी अधिकारी की बेटी को यहाँ खुले में मारना खतरे से खाली नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप हमें मारना ही चाहते हैं तो हमें आगे बाईहुगो यानी सफेद बाघ घाटी की तरफ चलना चाहिए। वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं आता। मैंने एक शातिर मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी की। वहाँ आप हमें चुपचाप खत्म भी कर सकते हैं और साथ ही वहाँ के डंजन को भी क्लियर कर सकते हैं। गियर्स, खजाना और हम दोनों की मौत, एक पंथ दो काज। क्या ये सौदा बुरा है? लाओ एर जोर से हंसा। हा हा हा, लड़का समझदार निकला। उसे अपनी मौत की जगह चुनने का शौक है। चलो रास्ता दिखाओ। मैंने मुड़कर चलना शुरू किया। चिन बुयाओ मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसकी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उसने फुसफुसाते हुए मुझसे पूछा, लूरान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उन्हें ऐसी जगह क्यों ले जा रहे हो जहाँ हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा? क्या तुम्हें जल्दी मरने का शौक है? मैंने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, बस मेरे पीछे रहो। मेरे दिमाग में उस वक्त एक गहरी चाल चल रही थी। यहाँ का मैदान बहुत खुला था और वो प्रोफेशनल हत्यारे थे। अगर मैंने यहाँ अपनी कंकालों की फौज बुलाई तो उनके पास भागने के बहुत सारे रास्ते होते, लेकिन बाईहुगो का रास्ता संकरा और घुमावदार था। एक बार वो उस तंग घाटी में फंस गए तो उनके पास भागने के लिए पंख भी कम पड़ जाते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में लेवल 13 की तितलियां हमला करने लगी। लाओ एर के साथियों ने बड़ी आसानी से उन्हें काट फेंका। वहाँ मैंने नकली प्रशंसा करते हुए कहा, भाई साहब, आपका अटैक तो कमाल का है। लेवल 13 के मॉन्स्टर्स को आप गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। जरूर आपका लेवल बहुत हाई होगा। उनमें से एक घमंड में बोला, बेशक, हम सब लेवल 18 के हाई ग्रेड असेसिन्स यानी हत्यारे हैं। हमारे सामने ये मामूली कीड़े मकोड़े टिक भी नहीं सकते। लेवल 18। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। मैं लेवल 8 पर था और वो 18 पर। 10 लेवल का फासला। ये अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी शक्तियों के सामने असंभव नहीं। ये मेरे कंट्रोल में था। जैसे ही हम घाटी के और अंदर पहुँचे, वहाँ लेवल 15 के बेहुओहू यानी आग उगलने वाले बाघों ने हमारा रास्ता रोका। अब नजारा बदलने लगा था। लाओ एर के साथी अब उन्हें एक झटके में नहीं मार पा रहे थे। अब एक बाघ को ढेर करने के लिए 2 हत्यारों को मिलकर हमला करना पड़ रहा था। मेरी आंखों में चमक आ गई। शिकार अब धीरे धीरे जाल में फंस रहा था। बस कुछ कदम और फिर इन हत्यारों को पता चलने वाला था कि असली शिकारी कौन है। ओए, पहुंच गए क्या? कहाँ है वो जगह? लाओ एर की आवाज में बेसब्री और लालच साफ झलक रहा था। मैंने घाटी की एक संकरी और अंधेरी दरार की तरफ इशारा किया। बस इसके अंदर ही है। जैसे ही हम उस तंग घाटी के बीचों बीच पहुँचे, लाओ एर के चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान फैल गई। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, बेहतरीन, ये जगह तो किसी को मारकर उसका माल लूटने के लिए ही बनी है। एकदम परफेक्ट। वो लोग अपनी जीत का जश्न मनाने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि वे हमें मारकर कॉन्ट्रैक्ट लूट लेंगे और फिर आराम से डंजन क्लियर करेंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे घाटी के मुंह पर लेवल 15 के खूंखार बाघों ने उनका रास्ता बंद कर दिया है।
अब वे न आगे भाग सकते थे और न पीछे। मैंने उनकी तरफ देखा और एक ठंडी हंसी हंसा। लाओ एर ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे बेकार की कोशिश मत कर, तू सिर्फ लेवल 8 का एक मामूली नेक्रोमेंसर है। तेरे बुलाए हुए कंकाल योद्धाओं की ताकत तो तेरी आधी ही होगी। मैं तो उन्हें एक फूंक मारूं तो वे धूल बन जाएं। शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैंने पूरी निर्भीकता के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने यहाँ आने का प्लान इसलिए नहीं बनाया कि मैं मर सकूं, बल्कि मैंने ये जगह इसलिए चुनी है ताकि मैं यहाँ तुम सबको हमेशा के लिए दफना सकूं। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? लाओ एर का एक साथी चिल्लाया। तुझे पता भी है कि लेवल 18 और लेवल 8 के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। लेकिन उनकी हंसी अगले ही पल गायब हो गई। मैंने अपनी शक्ति को पूरी तरह आजाद कर दिया। नो कूलडाउन का असली जादू अब शुरू होने वाला था। 1, 10, 50, 100 जमीन के अंदर से हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते कंकालों की एक कभी न खत्म होने वाली फौज ने पूरी घाटी को भर दिया। ये नामुमकिन है। लाओ एर के होश उड़ गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक लेवल 8 का नेक्रोमेंसर तो सिर्फ 2 कंकाल बुला सकता है। क्या इसके पास कोई कूलडाउन ही नहीं है? अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। मैंने शांत स्वर में कहा, शिबाओ पट जाओ। धमाकों की गूंज से पूरी घाटी थर्रा उठी। कंकाल बमों की तरह फटने लगे और हत्यारों के बीच लाशों के चिथड़े उड़ने लगे। इस कमबख्त के पास शिबाओ जैसा खतरनाक स्किल भी है। लाओ एर पागलों की तरह चिल्लाया, इसे पहले मारो, इसकी जान लो वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी एक तेज साया मेरी तरफ झपटा। वो लाओ एर था। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी कटार में झोंक दी थी। हा, मर जा कुत्ते। उसने अपनी पूरी ताकत से मेरी छाती के ठीक बीचों बीच वार किया। खचाक, उसकी कटार सीधा मेरे दिल के पार निकल गई। मजा आया, सीधा दिल के पार। लाओ एर की आंखों में जीत का पागलपन था। देखता हूँ अब तू कैसे बचता है। वो हंस रहा था, ये सोचकर कि उसने मुझे मार दिया है, पर उसे क्या पता था कि मौत का खेल तो अब असली करवट लेने वाला है। ये कैसे हो सकता है? तेरी हेल्थ कम क्यों नहीं हो रही? लाओ एर की आंखों में जो जीत का पागलपन था वो अब खौफ में बदल चुका था। उसने अपनी कटार पूरी ताकत से मेरे सीने में धंसाई हुई थी, पर मेरी हेल्थ बार टस से मस नहीं हुई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं नहीं मानता कि मैं तुझे नहीं मार सकता। तू सिर्फ लेवल 8 का कचरा है। उसने चिल्लाते हुए अपना सबसे घातक हमला किया। ट्रिपल थ्रस्ट। एक के बाद एक 3 बिजली जैसे तेज वार सीधा मेरे दिल पर। आसपास खड़े उसके साथी भी सन्न थे। 2 लेवल 18 के प्रोफेशन हत्यारे अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, फिर भी लेवल 8 के एक मामूली नेक्रोमेंसर को खत्म नहीं कर पा रहे थे। ये दुनिया के किसी भी नियम के हिसाब से नामुमकिन था, पर मेरे लिए ये मेरे डैमेज ट्रांसफर स्किल का कमाल था। मुझे लगने वाला 100% नुकसान मेरे कंकाल योद्धाओं पर ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, भले ही मेरी हेल्थ कम नहीं हो रही थी, पर वो कटार जब शरीर के पार गई तो वो एहसास, वो दर्द सच में जानलेवा था। मेरा रोम रोम उस चुभन से कांप उठा था। बहुत हुआ तुम्हारा खेल, मैंने दांत पीसते हुए कहा। अब मेरी बारी है। शिबाओ, सबको उड़ा दो। धमाकों की गूंज से पूरी घाटी थर्रा उठी। लाओ एर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हेकड़ी अब गायब हो चुकी थी। वो रेंगते हुए मेरे पैरों के पास आया और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, मुझे मत मारो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब तुझे दे दूंगा। देखो ये पर्पल ग्रेड की कीमती कटार भी ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। अगर मैं तुझे मार दूं तो तेरा सारा सामान तो वैसे भी मेरा ही हो जाएगा, है ना? फिर तुझे जिंदा छोड़ने का क्या फायदा? मैंने बिना किसी रहम के उसे खत्म करने का इशारा किया। मरते मरते उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, शाओयू। मेरा बदला लेना। तो मेरा शक सही था। ये लिएंग शाओ और उसके लिएंग परिवार की ही घिनौनी साजिश थी। चिन वुयाओ अभी भी सदमे में बुत बनी खड़ी थी। वुयाओ, क्या कर रही हो? होश में आओ। खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। चलो जल्दी से लाशों की तलाशी लेते हैं और सारा माल बटोरते हैं। उसने कांपते हाथों से मेरा साथ दिया। सच में जैकपॉट लगा था। हमें करीब 80,000 सोने के सिक्के और हथियारों के कई पर्पल ग्रेड के गियर्स मिले। हालांकि वो असेसिन क्लास के कपड़े और हथियार थे जो हमारे काम के नहीं थे, पर मार्केट में उनकी कीमत लाखों में थी। वुयाओ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे पहली बार देख रही हो। अब उसे समझ आ रहा था कि मेरा लेवल इतनी तेजी से क्यों बढ़ा। बिना कूलडाउन के कंकाल बुलाना और फिर उन्हें जिंदा बम की तरह इस्तेमाल करना, ये तकनीक खौफनाक थी पर बेमिसाल थी। कुल मिलाकर हमारे पास 1.5 लाख सोने के सिक्के जमा हो चुके थे। मैंने ईमानदारी से अपना हिसाब लगाया और 45,000 सिक्के उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो वुयाओ, ये तुम्हारा हिस्सा है। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। नहीं लूरान, ये पैसे मैं कभी नहीं ले सकती। तुमने आज मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं होते तो ये लोग मुझे मार डालते। ये एहसान ही मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे
मुझे ये पैसे या गियर्स कुछ नहीं चाहिए, ये सारा सामान तुम्हारा ही होना चाहिए, तुम इसके असली हकदार हो। चिन बुयाओ की आवाज में एक अजीब सी पक्की जिद थी। उसने साफ कह दिया था कि चूंकि मैंने उसकी जान बचाई है इसलिए सारा माल मेरा ही रहेगा। मैंने उसे एक पल के लिए देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं मना नहीं करूँगा, पर तुम्हें लेवल बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत तो होगी ही ना। चलो अब उस रिफ्ट चैलेंज काल कोठरी की तरफ चलते हैं, वहाँ का एक स्पी बहुत तगड़ा होता है। वो मान गई, उसे बस अपनी ताकत बढ़ानी थी और मुझे उस लूट से मतलब था जो हमें मिलने वाली थी। जल्द ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हमारे सामने खड़ा था लेवल 10 का आयरन बैक्ड ग्रिजली। ये कोई मामूली जानवर नहीं था, इसकी खाल लोहे जैसी सख्त और डिफेंस इतना जबरदस्त था कि इसे मारना किसी भी नए खिलाड़ी के लिए बुरे सपने जैसा था। पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि शहर में मेरे नाम का तूफान उठ चुका है। लिएंग शाओ भागता हुआ अपने पिता लिएंग ताई के पास पहुंचा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था, जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो। पिताजी, मझले भाई, वो सब मारे गए। लिएंग शाओ की आवाज कांप रही थी। लूरान, वो कोई मामूली नेक्रोमेंसर नहीं है। उसने कंकाल सैनिकों की ऐसी बाढ़ ला दी कि मंझले भाई और उनकी टीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो सब पल भर में राख हो गए। लिएंग ताई का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। नालायक, तेरा भाई वहाँ अपनी जान दे रहा था और तू एक कायर कुत्ते की तरह दुम दबाकर यहाँ भाग आया। उसने दहाड़ते हुए मेज पर मुक्का मारा। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून सवार था। लूरान, तेरे पीछे चाहे कोई भी शक्ति हो, चाहे तूने कोई भी सीक्रेट गियर हासिल किया हो, तूने मेरे बेटे को हाथ लगाने की जुर्रत की है। अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। उसी वक्त टाइंडाओ एलायंस के हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एलायंस के बड़े अधिकारियों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। पहली लेवल 60 का ब्लैक ड्रैगन माउंटेन मिशन, जो बहुत खतरनाक होता जा रहा था, और दूसरी जो सबसे अहम थी, 1 महीने बाद होने वाला ग्रेट नेशंस टूर्नामेंट। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि पूरे देश की साख और किस्मत का सवाल था। दुनिया बदल रही थी और मैं अनजाने में ही इन सब बड़ी साजिशों के केंद्र में आ चुका था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब मैं उस काल कोठरी की गहराई में अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा था, तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में कितनी बड़ी तबाही की तैयारी चल रही है। बाद में मुझे पता चला कि उसी वक्त टियांडाओ एलायंस के हेडक्वार्टर में एक ऐसी मीटिंग चल रही थी जिसने पूरे देश की किस्मत दांव पर लगा दी थी। एलायंस के बड़े अधिकारियों के बीच बहस छिड़ी हुई थी। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन बहुत खतरनाक है, शुलाओ ने चेतावनी देते हुए कहा था। अगर हमने बिना सोचे समझे वहां हमला किया तो हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एलायंस के लीडर के पास रुकने का वक्त नहीं था। उन्होंने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। अब इंतजार करने का समय खत्म हो चुका है। कल ही इंडोजियान देश ने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन को पहली बार पूरी तरह फतह कर लिया है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब साफ था, सिर्फ 1 महीने बाद होने वाले नेशनल वॉर के लिए इंडोजियान देश ने उस डंजन के सबसे शक्तिशाली हथियार और गियर्स हासिल कर लिए थे। अब उनके मुकाबले खड़ा होना लगभग नामुमकिन था। अगर यही हाल रहा तो नेशनल वॉर में हमारा देश हुआशिया उनका सबसे पहला निशाना बनेगा। हालत बद से बदतर होती जा रही थी। हमारा देश पिछले 3 सालों से नेशनल वॉर के टॉप 3 में अपनी जगह नहीं बना पाया था। अगर इस बार भी हम पीछे रहे तो देश की किस्मत और संसाधन दोनों हाथ से निकल जाएंगे। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र था जिसे तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी हमें एक कमजोर शिकार की तरह देख रहे थे। तभी एक अधिकारी ने सुझाव दिया, शायद हमें 3 एस ग्रेड के हिडन क्लास ग्रे स्मोक शैडो मास्टर यानी मास्टर ची लिन की मदद लेनी चाहिए। वो अपनी जादुई शक्तियों से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन को फतह करने का सही रास्ता बता सकते हैं। लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। मास्टर ची लिन की वो शक्ति इतनी ज्यादा जानलेवा थी कि उसे इस्तेमाल करने के बाद वो 1 महीने तक हिलने डुलने के लायक भी नहीं रहते। अगर उनकी गणना गलत निकली, एक अधिकारी ने कहा, तो हम नेशनल वॉर से पहले अपना सबसे बड़ा योद्धा खो देंगे। ये दांव बहुत महंगा पड़ सकता है। अंत में यही तय हुआ कि फिलहाल कुछ चुनिंदा लोगों को छानबीन के लिए भेजा जाए। जहां बड़े बड़े महारथी अपनी हार के डर से कांप रहे थे, वहीं किस्मत मुझे धीरे धीरे उसी रणभूमि की ओर खींच रही थी। मुझे तो बस अब उस आयरन बैक्ड ग्रिजली को ढेर करना था, लेकिन मेरा हर एक कदम मुझे उस विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा था जिसका हिस्सा बनने का मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। टियांडाओ एलायंस की उस मीटिंग में तनाव अपने चरम पर था। कुछ अधिकारियों का मानना था कि पहले पूरी जानकारी जुटाई जाए, फिर मास्टर ची लिन से भविष्य की गणना करवाई जाए। लेकिन चिन बुयाओ के पिता चिन लिए इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने गरजते हुए कहा,
अगर हमने और इंतजार किया तो जब तक हम रास्ता खोजेंगे तब तक इंगजियांग देश डंजन का हार्ड मोड भी पार कर चुका होगा। हमारे पास हाथ पर हाथ धरे बैठने का वक्त नहीं है, हमें अभी इसी वक्त दांव खेलना होगा। माहौल की गंभीरता को देखते हुए एलायंस के लीडर ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, आदेश जारी किया जाए। मास्टर चीलिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें और हमें जीत का रास्ता दिखाएं। मास्टर चीलिन ने अपनी आंखें बंद की और ग्रे स्मोक की शक्तियों के जरिए भविष्य की परतों को टटोलना शुरू किया। वहाँ जो उन्होंने देखा वो रूह कंपा देने वाला था। उन्होंने हजारों लाखों भविष्य देखे, लाखों बार हमारी हार और तबाही तय थी। हर रास्ता मौत की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उस अंधेरे में उन्हें रोशनी की एक बारीक लकीर दिखी। सिर्फ एक ही रास्ता है। मास्टर चीलिन की कांपती हुई आवाज गूंजी, सबकी सांसें अटक गई। वो क्या रास्ता है? लीडर ने पूछा। एक इंसान को ढूंढना होगा, उसका नाम है लूरान। लूरान? लीडर हैरान रह गए। ब्लैक फायर सिटी में ऐसा कोई नाम पहले कभी नहीं सुना गया। तुरंत आदेश जारी किया गया, देश की चारों बड़ी गिल्ड्स को खबर कर दो, अपनी पूरी ताकत झोंक दो, पर मुझे हर हाल में लूरान चाहिए। उसे पूरे देश के कोने कोने में तलाश करो। उधर जब पूरी दुनिया मेरे नाम के पीछे पागलों की तरह भागने की तैयारी कर रही थी, मैं अपनी शक्तियों के एक नए स्तर को छू रहा था। मैंने अपना पहला कंट्रोल स्किल अनलॉक किया था, नेक्रोमेंसर टच। मेरे दिमाग में तुरंत एक खतरनाक प्लान आया। इस स्किल के साथ जब मैं अपना तियांशी प्रीसेप्ट्स यानी जीरो कूलडाउन वाला वरदान मिलाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी दुश्मन को अनंत काल तक एक ही जगह पर खड़ा रख सकता हूँ। वो हिल तक नहीं पाएगा। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। सिस्टम ने मेरी एक नई विशेषता यानी नया ट्रेड अनलॉक किया, हाइना बाई चुआन यानी समंदर की विशालता। जैसे ही मैंने इसके असर को पढ़ा, मेरी आंखों में चमक आ गई। आज के बाद मैं जितने भी दुश्मनों को मारूंगा, मेरे हर स्किल की रेंज यानी हमला करने का दायरा 1 मीटर बढ़ जाएगा। और इसकी कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीमा नहीं। अभी मेरे कंकाल बुलाने की रेंज 10 मीटर थी। जरा सोचिए, अगर मैंने 1 लाख मॉन्स्टर्स को मारा तो मेरी रेंज 1 लाख मीटर हो जाएगी। और अगर मैंने 10 लाख का शिकार किया तो मैं मीलों दूर बैठकर ही अपनी सेना खड़ी कर सकता हूँ और पूरी दुनिया को तहस-नहस कर सकता हूँ। अब मुझे जंग के मैदान में उतरने की भी जरूरत नहीं थी। मैं वहीं से तबाही मचा सकता था जहाँ मेरा दुश्मन मुझे देख भी न सके। जरा सोचिए, हजारों मील दूर बैठे बैठे मौत का तांडव बुला लेना, मीलों दूर से एक पूरे शहर को पल भर में राख के ढेर में बदल देना। हाइना बाई चुआन की इस ताकत ने मेरे दिमाग के कपाट खोल दिए थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना नया कंट्रोल स्किल टेस्ट किया, नेक्रोमेंसर टच। जैसे ही मैंने इसे इस्तेमाल किया, सामने का नजारा देख मेरी आंखें चमक उठी। काम कर गया, मैंने मन ही मन सोचा। नेक्रोमेंसर टच और तियांशी प्रीसेप्ट्स का मेल, यानी अब मैं किसी भी दुश्मन को अनंत काल तक के लिए एक ही जगह पर फ्रीज कर सकता था। अब शिकार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होने वाला था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने रास्ते में 303 साधारण भेड़िए और 3 एलीट भेड़ियों को मार गिराया था। कुल मिलाकर 306 मौतें। इसका मतलब था कि मेरे कंकाल बुलाने की रेंज अब बढ़कर 316 मीटर हो चुकी थी। सुकून, मैंने गहरी सांस ली। सिर्फ कुछ ही दिन पहले मैं एक मामूली सा गरीब छात्र था, जिसके पास रहने के लिए ढंग की जगह नहीं थी और जेब में कुल जमा पूंजी सिर्फ 100 सोने के सिक्के थे। और आज मेरे बैंक बैलेंस में 2,20,000 सिक्के जमा थे। ये एहसास सच में जादुई था। तभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक साया मेरे कमरे की खिड़की पर दिखाई दिया। चिनबुयाओ, इस घुप अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। ये क्या नया स्टाइल है? क्या तुम कोई लेडी रॉबर यानी चोरनी बनने का रोल प्ले कर रही हो? ले ताई, अपनी ये फालतू की बातें अपने तक ही रखो तो बेहतर होगा। लूरान को इन सब में घसीटने की जरूरत नहीं है। ये होंगी दीदी ने एक बार फिर ली ताई को झिड़क दिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और उनकी आवाज एकदम नरम हो गई। लूरान, अब तुम्हें अपने गियर्स या हथियारों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऊपर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भेज दी है। उनकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें स्पेशल परमिशन दी गई है कि तुम हमारे नेशनल ट्रेजरी यानी सरकारी खजाने के सबसे ऊंचे लेवल का इस्तेमाल कर सको। वहाँ से तुम अपनी पसंद का कोई भी हथियार या आर्मर उठा सकते हो। तुम्हें किसी को कोई हिसाब देने या रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या तुम इस देश की रक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? मैंने बिना एक पल की देरी किए जवाब दिया, जी मैं तैयार हूँ। सच कहूँ तो बिना किसी लालच के भी अपने देश के लिए लड़ना हर खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन यहाँ मामला ही कुछ और था। ये लोग मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा दे रहे थे। इतना सारा गोल्ड, जादुई हथियार और अब पूरे देश का खजाना मेरे लिए खुला था। ऐसे ऑफर को ठुकराना बेवकूफी होती। तभी एलायंस के लीडर ने मीटिंग
ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया। साथियों, मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं खुद लूरान को ट्रेनिंग के लिए नहीं ले जा पाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का मिशन सर पर है, इसलिए लूरान को तैयार करने की जिम्मेदारी मैं आप तीनों गिल्ड लीडर्स को सौंपता हूँ। उन्होंने एक गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा किया। आप लोगों के और लूरान के लेवल में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप सीधे टीम बनाकर डंजन में जाएंगे तो लूरान को मिलने वाले एक्सपीरियंस यानी एक्सपी पर भारी पेनाल्टी लगेगी और उसका लेवल बहुत धीरे बढ़ेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें प्लेटिनम टीम कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये होंगी दीदी तुरंत मुस्कुराई। बस इतनी सी बात, प्लेटिनम कॉन्ट्रैक्ट का इंतजाम मेरा होंगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर लेगा। इसका सारा खर्चा मेरी तरफ से। लीडर ने सिर हिलाया और आगे बोले, एक और जरूरी बात, लूरान किस गिल्ड का हिस्सा बनेगा इसका फैसला 1 महीने बाद होगा, जब तियांडाओ एलायंस उसे आधिकारिक तौर पर आमंत्रित करेगा। आप सबको पता है कि कोई भी खिलाड़ी एक साथ कई गिल्ड्स का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन चूंकि ये देश की किस्मत का सवाल है, इसलिए लूरान के लिए हम एक अपवाद यानी एक्सेप्शन बनाएंगे। क्या आप तीनों को मंजूर है कि लूरान को आप तीनों की गिल्ड्स से एक साथ जुड़ने का मौका मिले? मंजूर है, तीनों ने एक सुर में कहा। बहुत अच्छे, लीडर ने जोर से हंसते हुए कहा। तो फिर तय रहा। 1 महीने बाद तियांडाओ एलायंस की लीडरशिप में हमारी चारों बड़ी गिल्ड्स एक साथ लूरान को बुलावा भेजेंगी। तभी ले ताई ने अपना सिर खुजलाते हुए एक अजीब सा सवाल किया। अरे रुकिए, हम सब तो ठीक हैं, पर ये रेड रेस्ट टावर तो सिर्फ महिला खिलाड़ियों के लिए है ना? क्या लूरान वहाँ भी जाएगा? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सब मुस्कुराने लगे। मुझे समझ आ गया था कि अब मैं सिर्फ एक नेक्रोमेंसर नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बनने वाला था। दशकों से चले आ रहे इन नियमों को शायद आज तक किसी ने नहीं तोड़ा था। तियांडाओ एलायंस के गलियारों में ये चर्चा तेज थी, पर लीडर का जवाब और भी कड़ा था। नियम मुर्दा होते हैं और इंसान जिंदा। एक पुराने पड़ चुके नियम की खातिर मैं अपने देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अगले ही पल ब्लैक फायर सिटी के चौक पर एक भारी आवाज गूंजी, शांति। कल की तरह आज भी हम नए खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। तब की नजरें उस विशाल स्क्रीन पर टिक गई जहां किस्मत के फैसले होने वाले थे। 30वां नंबर ली काई लेवल 4, 26वां नंबर वांग इचियाओ लेवल 5, 25वां नंबर लिएंग शाओलू लेवल 5। जैसे ही नाम पुकारे गए, मैंने देखा कि वांग इचियाओ का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका घमंड अब खौफ में बदल रहा था। वो घबराकर लिएंग शाओलू का हाथ पकड़कर फुसफुसाने लगी, शाओलू, हमारी रैंक फिर से गिर गई है, हमें कुछ करना होगा, हमारे पास वक्त कम है। अरे चिल्लाओ मत, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। लिएंग शाओलू ने झुंझलाकर कहा। मैं चुप कैसे रहूं? इचियाओ की आंखों में आंसू थे। चिन बुयाओ के बाद एलायंस में सिर्फ 2 ही जगह खाली बची हैं। इस एक मौके के लिए, सिर्फ इस एक चांस के लिए मैंने लूरान जैसे जीनियस को ठुकरा दिया, उसे धोखा दिया। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। 5 रियल प्रोफेशनल्स में मेरा लेवल सबसे कम है। शाओलू ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। चुप हो जाओ, पकाओ मत मुझे। तभी स्क्रीन पर वो धमाका हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरा मैदान चीखों और तालियों से गूंज उठा। पहला नंबर लूरान, प्रोफेशन नेक्रोमेंसर, लेवल 10। लेवल 10? क्या ये नामुमकिन है? भाई, मैंने तो सुना था कि नेक्रोमेंसर क्लास एकदम घटिया होता है, जिसे कोई पूछता भी नहीं। फिर ये लड़का बिजली की रफ्तार से कैसे बढ़ रहा है? 130 मेंटल पावर वाला ये मॉन्स्टर तो सच में रुकने का नाम नहीं ले रहा। अचानक नजारा बदल गया। कल तक जो लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे, आज वो पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ रहे थे। रान भाई, आपको याद है कल दोपहर मैंने आपको खाना खिलाया था? अरे कम से कम मेरी तरफ तो देखो। लूरान, मेरी तरफ देखो। अगर तुम मुझे अपने साथ लेवलिंग पर ले चलो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लड़कियाँ मुझ पर अपनी नजरें जमाए बैठी थीं और लड़के गिड़गिड़ा रहे थे, पर मेरी नजरें भीड़ में सिर्फ 2 चेहरों को ढूंढ रही थीं, वांग इचियाओ और लिएंग शाओलू। उनके चेहरे पर छाई वो हार और पछतावा ही आज मेरी सबसे बड़ी जीत थी। पर उन्हें क्या पता था, अभी तो मैंने अपनी असली ताकत का ट्रेलर भी नहीं दिखाया था। 2 दिन पहले तो तुम लोगों के सुर कुछ और ही थे। अब क्या हुआ? मैंने ठंडी नजरों से वांग इचियाओ और उसके साथियों की तरफ देखा जो कल तक मेरा मजाक उड़ाते नहीं थकते थे। वांग इचियाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा गुस्से और जलन से तमतमा रहा था। लूरान, तुम अपनी इस रैंकिंग को देखकर ज्यादा खुश मत हो। लेवल ही सब कुछ नहीं होता। 1 महीने बाद जब तियांडाओ एलायंस अपना फैसला सुनाएगा तो वो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किसका लेवल कितना है, बल्कि वो खिलाड़ी की पूरी काबिलियत देखेंगे। तुम आखिर में सिर्फ एक नेक्रोमेंसर हो, एक घटिया क्लास। चाहे तुम्हारा लेवल कितना भी बढ़ जाए, तुम कभी उनके काबिल नहीं बन पाओगे। और मैं एक रेयर क्लास हूँ। देख लेना, वो जादुई मौका मुझे ही मिलेगा। उसकी ये बेवकूफी
उनकी भरी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने बस कंधा उचकाया और बेरुखी से कहा, खैर जो भी हो, फिलहाल अपना वक्त यहाँ बर्बाद करने से अच्छा है कि जाकर लेबलिंग करो, वरना अगली लिस्ट में तुम कहीं दिखोगी भी नहीं। मैंने उसे वहीं उसके गुस्से के साथ छोड़ दिया और अपनी टीम के साथ डेथ माइन यानी मौत की खदान वाले डंजन की ओर निकल पड़ा। इस काल कोठरी में कुल 4 इलाके थे, जहाँ 480 गोब्लिन्स और 14 खतरनाक फ्लेम गोब्लिन्स बॉस बनकर हमारा इंतजार कर रहे थे। चिन बुयाओ ने अपनी इन्वेंट्री से एक चमकता हुआ कागज निकाला। ये लो लूरान, तुम टीम लीडर हो तो इसे तुम ही इस्तेमाल करो। ये लेवल 10 का कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल है। इससे टीम बनाने पर मिलने वाली एक्सपी पेनाल्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मैंने उस स्क्रॉल की कीमत देखी और दंग रह गया। 5 लाख सोने के सिक्के। सिर्फ एक बार डंजन में जाने के लिए 5 लाख खर्च करना बेवकूफी है। बुयाओ, मेरे कंकाल योद्धा बिना किसी खर्चे के ये काम कर सकते हैं। लेकिन चिन बुयाओ मुस्कुराई और बड़े रौब से बोली, अरे लूरान, ये एहसान नहीं है, ये देश का काम है और देश के भविष्य के लिए इतना पैसा खर्च करना हमारे लिए छोटी सी बात है। तुम बस अपना जलवा दिखाओ। मैंने गहरी सांस ली और स्क्रॉल फाड़ दिया। ठीक है, तो फिर सफाई शुरू की जाए। जैसे ही हम खदान के अंदर घुसे, मैंने अपने कंकालों की फौज को आजाद कर दिया। वो नजारा किसी तबाही से कम नहीं था। मेरे कंकाल योद्धा पागलों की तरह गोब्लिन्स पर टूट पड़े। जहां आम खिलाड़ियों को एक एक गोब्लिन से लड़ने में पसीने छूट जाते हैं, वहां मेरी फौज उन्हें गाजर मूली की तरह काट रही थी। रान भाई, पीछे देखो, यहाँ तो गियर्स का ढेर लग गया है, बुयाओ चिल्लाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जमीन सोने के सिक्कों और हथियारों से पटी पड़ी थी। सब बटोर लो, कुछ भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। बर्बादी मुझे पसंद नहीं है। बुयाओ और बाकी साथी खुशी खुशी सारा माल इकट्ठा करने लगे। वाह, यहाँ तो कम से कम लेवल के हिसाब से नीले रंग के एक्सलेंट गैस हैं और कुछ तो बैंगनी रियर गैस भी गिर रहे हैं। मैं इन्हें लूरान भाई के लिए समेट लेती हूँ। एक के बाद एक हमने पूरी फुर्ती के साथ खदान के सारे इलाके साफ कर दिए। नेक्रोमेंसर टच और टियांशी प्रीसेप्ट्स की मदद से वो डंजन हमारे लिए किसी पार्क में टहलने जैसा बन गया था। उस दोपहर हमने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 20 बार एबिस यानी नर्क जैसी कठिनाई वाले उस डंजन को पूरी तरह साफ कर दिया। जब हम बाहर निकले तो सूरज ढल रहा था। मेरे शरीर में थकान तो थी, पर मेरी आंखों में वो चमक थी जो बता रही थी कि अब मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जिस रफ्तार से तुम आगे बढ़ रहे हो, कल तक तो तुम आराम से लेवल 15 पार कर जाओगे। ले ताई की जोरदार हंसी डंजन के बाहर गूंज रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे वो ये देखने के लिए बेताब हो कि मुझ जैसे एक मामूली नेक्रोमेंसर के अंदर और कितनी तबाही छिपी है। तभी चिन बुयाओ मेरे करीब आई और संजीदगी से बोली, लूरान, शहर के बाहर वो जो तुम्हारा किराए का कमरा है, अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। वहाँ का माहौल ठीक नहीं है और सबसे बड़ी बात, अब तुम सुरक्षित नहीं हो। क्यों न तुम तियांडाओ एलायंस के हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो जाओ, या फिर तुम मेरे घर भी रह सकते हो। अरे नहीं, ले ताई ने तुरंत बीच में टोक दिया। चिन परिवार के कायदे कानून बहुत सख्त हैं। वहाँ लूरान घुट कर रह जाएगा और एलायंस में भी हर वक्त लोगों की भीड़ रहती है, वहाँ भी चैन नहीं मिलेगा। लूरान के हर आने जाने पर सबकी नजर रहेगी, जो ठीक नहीं है। मैं चुपचाप उनकी बहस सुन रहा था, पर तभी ले ताई ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पीछे आने को कहा। तुम दोनों बस लड़ते रहो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। इधर आओ लूरान। वो मुझे एक आलीशान हवेली के सामने ले गए। उसकी भव्यता देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ले ताई मुस्कुराते हुए बोले, देखो भाई, मैं एक भारी योद्धा हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई जादुई गियर तो नहीं था, इसलिए मैंने आज दोपहर ही तुम्हारे नाम पर ये हवेली खरीद ली। अब से यही तुम्हारा घर है। क्या मेरा दिमाग चकरा गया? ये पूरी हवेली मेरी है। भाई साहब, नेशनल टीम का हिस्सा होने के फायदे मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े थे। अभी तो एलायंस की तरफ से मिलने वाली असली सुख सुविधाओं की लिस्ट भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी और यहाँ मुझे सीधा एक महल मिल गया था। अभी तो ये शुरुआत है लूरान, ले ताई ने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा। खैर, अब तुम अंदर जाओ और थोड़ा आराम करो। हम तीनों को एक बार एलायंस के दफ्तर जाना होगा ताकि तुम्हारी आगे की लेवलिंग का एक तगड़ा प्लान बना सके। ठीक 1 घंटे बाद तियान युआन लू के कमरा नंबर 88 में पहुँच जाना। मैंने डिनर का इंतजाम वही किया है, देर मत करना। वो लोग चले गए और मैं अकेला उस विशाल हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। हर चीज कीमती और चमकदार थी। मैंने अलमारी में रखी अपनी नई पोशाक को हाथ लगाया। उसमें से एक बहुत ही भीनी और सुखद खुशबू आ रही थी। वो एहसास इतना शानदार था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले मैं दाने दाने को मोहताज था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर नेशनल टीम का साथ ऐसा होता है तो फिर मुझे जो भी मिलेगा मैं उसे खुशी खुशी कबूल करूंगा। लूरान भाई, अब से यही आपका घर है। उस लड़की की आवाज ने मुझे हकीकत का एहसास कराया। लूरान भाई, क्या मैं यहाँ अक्सर आपसे मिलने आ सकती हूँ? बुयाओं की आंखों में बच्चों जैसी चमक थी।
जैसे वो इस नई हवेली को देखकर अभी भी मंत्रमुग्ध हो। मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बेशक, जब तुम्हारा मन करे आ जाना। इतनी बड़ी जगह है, एक इंसान के और बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वुयाओ खुशी से चहक उठी। मुझे पता था लूरान भाई की आप सबसे बेस्ट हो। हमारी बातों के बीच ही हम तियान युआन लू रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक वेट्रेस तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। क्या आप मिस्टर लूरान और मिस चिन वुयाओ हैं? बॉस, ये होंगी ने पहले ही सब निर्देश दे दिए हैं। आप दोनों कृपया मेरे पीछे आइए। लूरान, ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। शाओयू ने हंसते हुए ताना मारा। ऊपर से तूने यहाँ प्राइवेट रूम बुक करने की हिम्मत की। तुझे अंदाजा भी है कि यहाँ के एक प्राइवेट रूम का मिनिमम खर्चा कितना है? मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। मेरा दिमाग तेजी से हिसाब लगा रहा था। मेरी जेब में इस वक्त 2 लाख सोने के सिक्के थे और आज गियर्स बेचकर भी करीब 1 लाख से ज्यादा आ चुके थे। 3 लाख से ऊपर का बैलेंस। पर फिर भी क्या एक वक्त के खाने के लिए 5 लाख खर्च करना समझदारी थी? सच कहूँ तो इतना पैसा तो मैं भी खर्च नहीं करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ पहुँच गया। उसने येंग शाओलू और इचियाओ को देखकर बड़े सख्त लहजे में कहा, मिस्टर येंग, ये प्राइवेट रूम हमारे रेस्टोरेंट के सबसे वीआईपी मेहमान के लिए रिजर्व है। कृपया आप यहाँ से तुरंत हट जाइए और हमारे खास मेहमान को परेशान करना बंद कीजिए। लिएंग शाओलू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने वुयाओ की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, वुयाओ, तुम इस बेकार के लड़के के लिए चिन परिवार का रुतबा इस्तेमाल कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? वुयाओ ने शांति से जवाब दिया, लिएंग शाओलू, अपनी गलतफहमी दूर कर लो। ये कमरा चिन परिवार ने बुक नहीं किया है, इसे लूरान की बड़ी बहन ने रिजर्व करवाया है। बहन? लिएंग शाओलू ने हैरानी से दोहराया। लूरान जैसा मामूली लड़का ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती को अपनी बहन मानता है जो तियान युआन लू में इतनी बड़ी बुकिंग करवा सके? मैं भी तो देखूं कि ये कौन सी महान देवी है। उसके चेहरे पर अब भी शक और जलन साफ दिख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस बहन की वो बात कर रहा था वो ब्लैक फायर सिटी की सबसे ताकतवर और अमीर औरतों में से एक थी। खेल अब और भी मजेदार होने वाला था। लिएंग शाओलू कहाँ रह गया? हाथ मुंह धोने गया था या हमेशा के लिए वहीं बस गया? बाहर गलियारे में लिएंग ताई की गरजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसके एक आदमी ने घबराते हुए जवाब दिया, मालिक, मैंने छोटे मालिक को प्राइवेट रूम नंबर 88 की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? रूम नंबर 88? लिएंग ताई के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि तियान युआन लू का वो कमरा कोई मामूली जगह नहीं थी। वो कमरा आम जनता के लिए खुलता ही नहीं था। वहाँ बुकिंग करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो रसूख चाहिए होता था जो ब्लैक फायर सिटी में गिने चुने लोगों के पास ही था। वो बेवकूफ लड़का कहीं कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। मुझे अभी वहाँ जाना होगा। उधर कमरे के दरवाजे पर तमाशा अपने चरम पर था। लिएंग शाओलू अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। आज तो मैं यहीं रुकूंगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा कौन सा वीआईपी है जिसकी वजह से मुझे लिएंग खानदान के चिराग को यहाँ से दफा होने के लिए कहा जा रहा है। मैनेजर ने अपना आखिरी दाव चला और सिक्योरिटी को बुला लिया। सिक्योरिटी, रूम नंबर 88 के बाहर कोई हंगामा कर रहा है, जल्दी आ। मैनेजर ने शाओलू की तरफ देखकर बेहद सख्त लहजे में कहा, मिस्टर येन, हमने आपसे बहुत ही तमीज से बात की है। अगर अब भी आप यहाँ से नहीं हटे तो हमारे पास बल प्रयोग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। शाओलू जोर से हंसा, जैसे उसे किसी का डर ही न हो। एक मामूली सा मैनेजर होकर तू मुझे धमकी दे रहा है? मैं देखूं तो सही कि तू लिएंग ताई के बेटे के साथ कैसे जबरदस्ती करता है। तभी लिएंग ताई वहाँ पहुँच गया। मैनेजर ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। मिस्टर लिएंग, शुक्र है आप आ गए। आपके बेटे ने यहाँ तमाशा खड़ा कर रखा है। इस कमरे के मेहमान बहुत ही रसूखदार हैं। उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अगर कोई अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी हम में से कोई भी नहीं उठा पाएगा। शाओलू ने अपने बाप को देखते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। पापा, आप इसकी बातों में मत आइए। ये सब झूठ बोल रहा है। ये कमरा चिन परिवार ने बुक नहीं किया है। ये तो उस लूरान के लिए किसी ने रिजर्व किया है। पता नहीं कहां से उसकी कोई बहन पैदा हो गई है। मुझे तो लगता है कि उस लूरान की बहन ने खुद को किसी रईस के हाथों बेच दिया होगा, तभी उसे ये कमरा मिला है। वो घटिया औरत कमरे के अंदर बैठा मैं ये सब सुन रहा था। जब उसने होंगी दीदी के बारे में वो घिनौनी बात कही तो मेरा खून खौल उठा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। उसने मौत को खुद दावत दी थी। लिएंग शाओलू, तेरा अंत अब बहुत करीब था। बाहर गलियारे में लिएंग ताई का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिस कमरे के सामने उसका बेटा बदतमीजी कर रहा है वहाँ बैठने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। शाओलू, चुप हो
जा, ये जगह तेरे बाप दादाओं की जागीर नहीं है, मेरे साथ चुपचाप यहाँ से चल। लिएंग ताई ने उसे घसीटने की कोशिश की पर लिएंग शाओयू तो जैसे पागल हो चुका था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक विशालकाय साया बाहर निकला। शाओयू ने बिना देखे चिल्लाकर कहा, अबे वो सांड बीच में क्यों आ रहा है, दफा हो यहाँ से। जैसे ही उस साये का चेहरा रोशनी में आया, लिएंग ताई के घुटने जवाब दे गए। रेई अध्यक्ष, बैटल फ्लैग गिल्ड के अध्यक्ष रेई ताई की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उन्होंने लिएंग ताई की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोले, लिएंग ताई तुम लोग आखिर हो क्या चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर तमाशा खड़ा करने की। लिएंग ताई हकलाने लगा, अध्यक्ष मेरा वो मतलब नहीं था, ये कमरा क्या आपने बुक किया है। नहीं, ये कमरा इन्होंने बुक किया है। पीछे से एक और आवाज आई, ये होंगी दीदी बाहर निकली। उनके पीछे जिंदहुआ शुयू गिल्ड की अध्यक्ष लियू शिनशिंग भी थी। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। लिएंग ताई की हालत उस चूहे जैसी थी जो चारों तरफ से शेरों से घिर गया है। रेड ड्रेस टावर की अध्यक्ष ये होंगी जिंदहुआ शुयू की अध्यक्ष लियू शिनशिंग और बैटल फ्लैग गिल्ड के अध्यक्ष रेई ताई। चीन की 4 सबसे बड़ी गिल्ड्स के 3 मुखिया एक साथ एक ही कमरे में, और वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए, मेरे लिए। लिएंग शाओयू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसने जिसे घटिया औरत कहा था वो ब्लैक फायर सिटी की सबसे खतरनाक हस्ती थी। मेरे भाई पर कीचड़ उछालने की तुम्हारी ये हिम्मत। होंगी दीदी की आवाज में वो तेज था कि पत्थर भी पिघल जाए। उन्होंने लिएंग ताई के सीने पर लगे टियांडाओ एलायंस के बैच को देखा। तो तुम एलायंस के आदमी हो, बहुत अच्छे। मैं खुद यू चिनचान एलायंस लीडर से बात करूंगी कि उनके गेट में कैसे कैसे नीच लोग भरे पड़े हैं। लिएंग ताई के पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 बड़ी गिल्ड्स से एक साथ दुश्मनी मोल लेने का मतलब था पूरी तरह बर्बादी। अब उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और उसका खानदान सब कुछ खत्म होने वाला था। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी ये गंदी सूरत मत दिखाना, रेई ताई ने दहाड़ते हुए कहा। बाप बेटे दुम दबाकर वहाँ से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे साक्षात यमराज पड़ गए हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, नीचे भीड़ में वांग इचियाओ खड़ी थी। उसकी आंखों में वो खौफ और बेबसी साफ दिख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कचरे को उसने लात मारी थी आज वो आसमान की उन बुलंदियों पर बैठा था जहाँ वो कभी पहुँचने का सपना भी नहीं देख सकती थी। लूरान क्या हुआ, हुयाओ ने धीरे से पूछा। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस कूड़ा साफ हो गया। कमरे के अंदर अब एक अजीब सी शांति थी, पर बाहर हुए हंगामे की गूंज अभी भी महसूस हो रही थी। होंगी दीदी ने अपनी पारखी नजरों से मेरी तरफ देखा और मजाक के अंदाज में पूछा, क्या तुम उन नमूनों को जानते हो। मैंने बस बेरुखी से कंधा उचका दिया। नहीं, कोई खास जान पहचान नहीं है। मेरी बात सुनते ही लिएंग ताई का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे जहर पिला दिया हो। वो हकलाते हुए माफी मांगने लगा और अपने उस बदतमीज बेटे को घसीटते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन असली ड्रामा तो बाहर गलियारे में चल रहा था। लिएंग शाओयू अपना सारा गुस्सा वांग इचियाओ पर निकाल रहा था। तू वहाँ क्या मुंह लटकाकर खड़ी थी। क्या तुझे लगा वो लूरान तुझे माफ कर देगा और अपनी बाहों में भर लेगा। उसकी औकात देख, वो 3 गिल्ड लीडर्स के साथ डिनर कर रहा है। उसे लगता है वो अब तेरे जैसी इस्तेमाल की हुई लड़की की तरफ देखेगा भी। दफा हो जा यहाँ से। लिएंग ताई ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। चुप कर नालायक, और कितनी फजीहत कराएगा। अपनी गंदी सूरत लेकर चुपचाप घर चल। वांग इचियाओ वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वो कांपते हुए सोच रही थी कि अगर उसने उस दिन लालच में आकर मेरा साथ न छोड़ा होता तो आज उस वीआईपी रूम में मेरी बगल में बैठकर ये सारा सम्मान वो भी पा रही होती। उसे अभी अभी पता चला था कि मैं होंगी दीदी का मुंहबोला भाई बन चुका हूँ। सिर्फ 3 दिन और हम दोनों की दुनिया में स्वर्ग और नर्क जैसा अंतर आ गया था। उधर लिएंग ताई के घर में कोहराम मचा हुआ था। वो पागलों की तरह अपना सामान सूटकेस में भर रहा था। शाओयू घबराकर चिल्लाया, पापा ये आप क्या कर रहे हैं। हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या। बाहर, हम इस शहर से भाग रहे हैं। तू गधा है क्या। लिएंग ताई दहाड़ा। तुझे चैन नहीं था न। तुझे जाकर उसी लूरान की खाल खींचनी थी। तू जानता भी है तूने किन लोगों से दुश्मनी मोल ली है। 3 सबसे बड़ी गिल्ड्स के अध्यक्षों को तूने सरेआम चुनौती दी है। अब यहाँ रुकने का मतलब है सीधे मौत। तेरा ये घमंड आज हमें ले डूबा। निकल यहाँ से, भाग। लिएंग शाओयू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी एक गलती ने उसके पूरे खानदान को सड़क पर ला खड़ा किया था। कमरे के अंदर मैंने मेज पर सजे उन शाही पकवानों को देखा। होंगी दीदी, इस एक मेज की कीमत काफी ज्यादा होगी ना। उन्होंने एक दिलकश मुस्कान दी और मेरी प्लेट में खाना परोसते हुए बोली, बेशक लूरा, पर ये तो बस शुरुआत है। इस देश के भविष्य के लिए ये छोटी सी कीमत कुछ भी नहीं है। मैं चुपचाप खाना खाने लगा, पर मेरा दिमाग अब ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की उन बर्फीली चोटियों पर था। अब मेरा
मेरा मुकाबला सिर्फ इन मामूली दुश्मनों से नहीं बल्कि मौत के उन सौदागरों से होने वाला था जो डंजन की गहराइयों में मेरा इंतजार कर रहे थे। लू रान, क्या तुम जानते हो कि पूरे देश में तियान युआन लू के 108 रेस्टोरेंट्स हैं और वो सब तुम्हारी इस बहन के होंगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मिल्कियत हैं। होंगी दीदी ने बड़े गर्व के साथ ये बात कही और फिर एक खास डिश मेरी तरफ बढ़ाई। ये लो, इस एन्चांटेड फिश को चखकर देखो। इसे खाने से तुम्हारी फुर्ती यानी एजिलिटी 5 पॉइंट्स बढ़ जाएगी। हालांकि इसका असर एक इंसान पर सिर्फ एक ही बार होता है, पर इसका स्वाद तुम्हें उम्र भर याद रहेगा। मैंने मछली का एक निवाला लिया और सच में वो स्वाद अद्भुत था। जैसे ही मैंने उसे खाया मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। मैंने सुना था कि तियान युआन लू का खाना ताकत बढ़ाता है, पर आज खुद इसका एहसास कर लिया। उनकी दीदी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, अब पेट भर गया हो तो थोड़ा आराम कर लो। अपनी जादुई शक्ति को वापस आने दो, क्योंकि रात को हमें फिर से काल कोठरी में उतरना है। जहाँ मैं चैन की नींद लेने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मौत का साया लिएंग परिवार के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। चिन बुयाओ के पिता चिन लिए अपनी पूरी ताकत और रुतबे के साथ लिएंग ताई के घर पहुंच चुके थे। लिएंग ताई का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। चिन चिन अधिकारी, इतनी रात को आप यहाँ कैसे? चिन लिए की आंखों में वो ठंडी आग थी जो किसी को भी भस्म कर दे। लिएंग ताई, क्या तुझे सच में लगता है कि तू जो घटिया हरकतें कर रहा है उसकी भनक हमें नहीं लगेगी? मुझसे गलती हो गई चिन साहब, लिएंग ताई गिड़गिड़ाने लगा। शायद आप मेरे बेटे की बदतमीजी की बात कर रहे हैं। लू रान साहब के खाने में जो उसने खलल डाला या उन गिल्ड लीडर्स के सामने जो उसने जुबान चलाई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। चिन लिए ने एक जोरदार ठहाका लगाया, पर उसमें कोई हंसी नहीं थी। तू अभी भी झूठ बोल रहा है। तूने लूरान को मारने के लिए प्रोफेशनल हत्यारे भेजे थे और उस वक्त मेरी बेटी चिन बुयाओ भी वहीं मौजूद थी। अब बता, क्या कहना है तेरा? लिएंग ताई के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये गलतफहमी है। गलतफहमी? चिन लिए ने अपना कम्युनिकेटर उसके मुंह के सामने कर दिया। तेरी और उन हत्यारों की बातचीत का एक एक शब्द मेरे पास रिकॉर्डेड है। लूरान की लोकेशन किसने दी? तेरे उसी नालायक बेटे ने। और तू अब इसे गलतफहमी कह रहा है? लिएंग ताई अब बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो चिन लिए के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। तब मैंने किया है, ये सब मेरी साजिश थी। मेरा बेटा वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। चिन साहब, लूरान और आपकी बेटी को खतरा पहुंचाने का इरादा मेरा था। ये एक हादसा था। अगर आपको किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लीजिए, पर खुदा के वास्ते मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसे बख्श दीजिए। पर चिन लिए की नजरों में अब कोई रहम नहीं था। खेल अब खूनी मोड़ ले चुका था। जब हत्या की कोशिश हो रही थी तब तुम्हारा बेटा लिएंग शाओलू वहीं पास में खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। क्या उसे लगा था कि मेरी नजर उस पर नहीं पड़ेगी? चिन लिए की आवाज में वो कड़वाहट थी जो किसी की भी रूह कपा दे। लिएंग ताई और उसके बेटे को जानवरों की तरह घसीटते हुए वहाँ से ले जाया गया। साहब, रहम कीजिए, मुझसे गलती हो गई। लिएंग ताई की वो गिड़गिड़ाहट अब किसी काम की नहीं थी। अब मेरे लिए स्कूल लौटने या सुबह की सभाओं में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं बची थी। मेरा रुतबा अब इन सब छोटी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका था। उस रात जब मैंने अपनी शक्तियों को महसूस किया तो मैं खुद दंग रह गया। मेरी हमला करने की रेंज यानी दायरा अब 40 किलोमीटर तक फैल चुका था। जरा सोचिए, मैं अपने कमरे में बैठकर 40 किलोमीटर दूर किसी दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता था। और इसी के साथ मैं आखिरकार लेवल 15 पर पहुंच गया। लेवल 15, ये वो पड़ाव था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पहुँचते ही नेक्रोमेंसर का सबसे घातक हमलावर स्किल अनलॉक हुआ, निंग्यू शुएमाओ यानी जेड ब्लड स्पीयर। आमतौर पर इस जादुई भाले को 8 सेकंड तक चार्ज किया जा सकता था। एक नेक्रोमेंसर के लिए ये सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने कंकालों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे सिस्टम ने एक बार फिर दुनिया के सारे नियम तोड़ दिए। मुझे एक नया ट्रेट यानी विशेषता मिली, वो शिन चांगदा। जब मैंने इसके प्रभाव को पढ़ा तो मेरी सांसें रुक सी गयी। मेरे सभी चार्जिंग स्किल्स की समय सीमा अब पूरी तरह खत्म की जाती है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब था कि मेरा वो जेड ब्लड स्पीयर अब सिर्फ 8 सेकंड नहीं, बल्कि मैं उसे जब तक चाहूँ तब तक चार्ज कर सकता हूँ। 8 मिनट, 8 घंटे या शायद कई दिन। और जितनी लंबी चार्जिंग उतना ही विनाशकारी डैमेज। 10 गुना, 100 गुना, यहाँ तक कि हजारों लाखों गुना ज्यादा नुकसान। ये ताकत तो जैसे कुदरत ने सिर्फ मेरे लिए ही तराशी थी। अब मैं किसी भी बड़े से बड़े बॉस को एक ही झटके में धूल चटा सकता था। लूरान, बहुत बहुत बधाई, तुम लेवल 15 के हो गए हो। बुयाओ मेरे पास आई, उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही सम्मान था। लेवल 15 पर पहुंचने का मतलब है कि अब तुम एंडलेस टावर यानी अनंत मीनार की चुनौती ले सकते हो। ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खुद को साबित करते हैं। उसने आगे समझाया,
एंडलेस टावर की मंजिलें जितनी ऊंची होंगी, मॉन्स्टर्स उतने ही भयानक होंगे। वहाँ का खतरा हर कदम पर दोगुना होता जाता है, पर मिलने वाला एक्सपीरियंस भी उतना ही बेमिसाल होता है। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। अभी कुछ ही दिन पहले सकुरा देश के सबसे बड़े ओनम्यूजी नानाओ ने इस टावर की 61वीं मंजिल को पार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जा रहा है। मैंने मीनार की ऊंचाइयों की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया। रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं। नानाओ ने 61वीं मंजिल पार की है, तो मैं देखूंगा कि ये टावर आखिर खत्म कहाँ होता है। सकुरा देश के उस ओनम्यूजी नानाओ ने हमारे देश के लीडर यू चिनचांग को भी पीछे छोड़ दिया है और अब वो पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया है। वे लोग अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर दिन ब दिन और भी ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हैं। वुयाओ ने मुझे बहुत संजीदगी से आगाह किया, लूरान, एंडलेस टावर में मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, पर याद रखना वहाँ तुम अकेले होगे। वहाँ कोई टीम नहीं चलती। अगर तुम किसी भी मंजिल पर 30 मिनट से ज्यादा रुके तो तुम्हें हारा हुआ माना जाएगा और सिस्टम तुम्हें बाहर फेंक देगा। पर सबसे बड़ा खतरा ये है कि वहाँ के मॉन्स्टर्स कोई रहम नहीं दिखाते। एंडलेस टावर के अंदर मरने का मतलब है हमेशा के लिए सच में मर जाना। इसलिए कुछ भी हो जाए, तुम्हें बस 30 मिनट तक सरवाइव करना है। मैंने मुस्कुराते हुए सुना। दिलचस्प है, मेरे दिमाग में अब बस उस टावर की ऊंचाइयां घूम रही थी। ले ताई और बाकी गिल्ड लीडर्स ने अपनी योजना बताई। कल तुम शुरुआती 10 मंजिलें पार करने की कोशिश करना, बस थोड़ा वार्म अप करने के लिए। हम तीनों तब तक नेशनल ट्रेजरी यानी सरकारी खजाने में जाकर तुम्हारे लिए कुछ महाशक्तिशाली गियर्स और हथियार ढूंढेंगे। नेशनल वॉर अब बस आने ही वाला है। हमें तुम्हारी ताकत को हर मुमकिन रफ्तार से बढ़ाना होगा। एक बार तुम गियर्स से लैस हो जाओ, फिर हम साथ मिलकर हाई लेवल के डंजन्स को साफ करेंगे। मैंने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। जैसे ही वे गए, मैंने अपनी असली तैयारी शुरू कर दी। मेरा निंग्यू शुएमाओ यानी जेड ब्लड स्पीयर पिछले पूरे 10 घंटों से मेरे जादुई यूमिंग स्पेस के अंदर चार्ज हो रहा था। मेरे नो लिमिट चार्जिंग वाले वरदान की वजह से उस भाले के अंदर सिमटी हुई शक्ति अब एक खौफनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। मुझे अंदाजा था कि इसका डैमेज अब लाखों के पार जा चुका होगा। इतनी भयानक शक्ति और मेरे कंकालों की फौज के साथ एंडलेस टावर की शुरुआती मंजिलें मेरे लिए किसी बच्चों के खेल जैसी होने वाली थी। मैंने टावर के दरवाजे पर कदम रखा और अपनी फौज को आदेश दिया, इन्हें मटिया मेट कर दो, एक भी जिंदा न बचे। नजारा देखने लायक था। मेरे कंकालों ने पहले ही पल में मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ा दी। तभी सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजी, बधाई हो, आपने एंडलेस टावर की पहली मंजिल पार कर ली है। आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। क्या मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पहली ही मंजिल पर 10,000 एक्सपी। भाई साहब, ये तो सच में जैकपॉट है। अगर शुरुआत इतनी जबरदस्त थी तो ऊपर की मंजिलों में तो एक्सपी का सैलाब आने वाला था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। भाई साहब, ये एंडलेस टावर नहीं है, ये तो लेवलिंग का स्वर्ग है। जैसे जैसे मैं एक एक मंजिल ऊपर चढ़ रहा था, मुझे समझ आ रहा था कि यहाँ का खेल कितना बड़ा है। हर मंजिल के साथ मॉन्स्टर्स का लेवल और उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके साथ मिलने वाला एक्सपीरियंस भी उसी रफ्तार से उछाल मार रहा था। जब पहली मंजिल पर ही 10,000 एक्सपी मिल गया तो मैंने सोच लिया कि अब वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा गणित साफ कह रहा था, अगर 17वीं 18वीं मंजिल तक पहुँच गया तो हर मंजिल पर लाखों का एक्सपीरियंस बरसेगा। चलो, वार्म अप खत्म हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। अब वक्त आ गया था उस तोहफे को आजाद करने का जिसे मैंने पिछले 10 घंटों से अपने जादुई स्पेस में दबा कर रखा था। मेरा जेड ब्लड स्पीयर, वो अब अपनी मारक क्षमता की सारी हदें पार कर चुका था। जाओ, सब कुछ तबाह कर दो। जैसे ही मैंने उस चार्ज किए हुए भाले को छोड़ा, ऐसा लगा जैसे बिजली का कोई महाविस्फोट हुआ हो। टावर की दीवारें तक कांप उठी। अगले ही सेकंड सिस्टम का नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। बधाई हो, आपने एंडलेस टावर की 17वीं मंजिल को धूल चटा दी है। आपको 1,70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। भाई, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिर्फ 17वीं मंजिल और सीधा 1.7 लाख एक्सपी। देखते ही देखते मेरा लेवल बिजली की रफ्तार से बढ़ा और मैं सीधा लेवल 20 पर पहुंच गया। लेवल 20 होते ही नेक्रोमेंसर का वो स्किल अनलॉक हुआ जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हाइकू फेंगबाओ यानी हड्डियों के समंदर का तूफान। ये मेरा पहला खतरनाक एरिया ऑफ इफेक्ट यानी घेरे में हमला करने वाला स्किल था। 30 मीटर के दायरे में जो भी दुश्मन आएगा, ये तूफान उसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। सिस्टम ने मुझे एक और नया ट्रेट यानी विशेषता दी, हाइकू तियानकोंग यानी खुला आसमान और विशाल समंदर। जब मैंने इसकी डिटेल्स पढ़ी तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये ट्रेट मेरे पुराने हाइना बाई चुआन जैसा ही था, पर एक बहुत बड़े अंतर के साथ। हाइना बाई चुआन मेरे हमला करने की दूरी यानी रेंज को
को बढ़ाता था, लेकिन ये नया ट्रेड मेरे स्किल्स के घेरे यानी हमले के दायरे AOE को बढ़ा रहा था। इसका मतलब साफ था, आज के बाद मैं जितने भी मॉन्स्टर्स को मारूंगा मेरे हर स्किल का घेरा 1 मीटर बढ़ जाएगा और इसकी भी कोई लिमिट नहीं थी। अभी मेरे हड्डियों के तूफान का दायरा 30 मीटर है, पर जैसे जैसे मैं हजारों लाखों का शिकार करूंगा ये दायरा बढ़कर 100 मीटर, 1000 मीटर और फिर हजारों किलोमीटर तक फैल जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, नेशनल वॉर के दिन मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर सिर्फ एक मंत्र पढ़ूंगा और पूरा का पूरा दुश्मन देश उस तूफान की चपेट में आ जाएगा। अब मुझे जंग लड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद एक चलती फिरती कयामत बन चुका था। अब मेरा हर कदम एक नए इतिहास की तरफ बढ़ रहा था, मंजिले दर मंजिल, लेवल 21, लेवल 22। मेरी ताकत अब उस मुकाम पर पहुंच रही थी जहां मैं अकेले ही पूरी दुनिया की सेनाओं को धूल चटा सकता था। मैंने सोचा था कि एंडलेस टावर की ऊंचाइयां सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े योद्धाओं के लिए बनी हैं। आखिर ग्लोबल रिकॉर्ड अभी सिर्फ 61वीं मंजिल पर ही तो अटका था, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक नंबर था। नेक्रोमेंसर टच। मैंने हवा में हाथ लहराया और दुश्मन वहीं बुत बन गए। मेरे सैनिकों, इन्हें कुचल दो, एक भी नामो निशान बाकी न रहे। मेरी कंकाल फौज एक काले सैलाब की तरह मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ी और जो बच गए उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब था, शिबा फट जाओ। धमाकों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि सिस्टम की आवाज मेरे कानों में शहनाई की तरह गूंजी। बधाई हो, आपने एंडलेस टावर की 50वीं मंजिल पार कर ली है। आपको 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। 5 लाख XP। ये मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आसान था, पर असली धमाका तो अब होने वाला था। सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन भेजा, बधाई हो, आप एंडलेस टावर की ग्लोबल रैंकिंग में 28वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्या आप अपनी प्रोफाइल जानकारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे अभी छिपा कर रखो। मैंने तुरंत जवाब दिया। पूरी दुनिया के गेमिंग कम्युनिटी में जैसे भूकंप आ गया हो। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही हैं? एक नेक्रोमेंसर ग्लोबल टॉप 30 की लिस्ट में, ये नामुमकिन है। क्या किसी नेक्रोमेंसर के पास खुद की हेल्थ रिकवर करने की कोई गुप्त शक्ति होती है? उसने ये कैसे किया? बाहर की दुनिया में चर्चाएं तेज थीं, क्योंकि 50वीं मंजिल का रखवाला कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं था। वो था किन्यान शिंगशी यानी सुनहरी आंखों वाला पवित्र शेर, एक ऐसा जीव जो होली यानी पवित्र तत्व की शक्तियों से लैस था। कुदरती तौर पर ये शेर किसी भी नेक्रोमेंसर या डार्क जादूगर का काल माना जाता है। वो हमें देखते ही भस्म कर सकता था, लेकिन उस शेर को क्या पता था कि उसका सामना किससे हुआ है। जहाँ दुनिया भर के नेक्रोमेंसर सालों की रिसर्च के बाद भी 30वीं मंजिल पर दम तोड़ देते हैं, वहाँ मैंने उस पवित्र शेर को सिर्फ चंद सेकंड्स में राख में मिला दिया था। अब दुनिया के लिए मैं एक रहस्य बन चुका था, एक ऐसा साया जो धीरे धीरे ग्लोबल रैंकिंग के शिखर की ओर